another presentation on capitalism and effects of capitalism on our societies, on our minds and everywhere in the world. और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसका बहुत ताल्लुक जो है वो अमेरिकन इम्पीरियलिज्म से है, इसका बहुत ताल्लुक जो है वो कलोनियलिज्म से है, जिसको इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। और हम इंशाल्लाह जब हिस्ट्री पे आएंगे कैपिटलिज्म की, तो हम इसको ज़रूर सेंट्रल रिजर्व बैंकिंग की तरफ हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे आज ज़रूर। और मेरी प्रेजेंटेशन का ये हिस्सा भी है। तो कभी कभार होता ही है कि जब टॉपिक हाँ टॉपिक इतना। ब्रदर, जी आप जी। आपका स्क्रीन इनलार्ज कर लेंगे क्योंकि छोटा। हाँ, आपका अच्छा अच्छा। स्क्रीन आप फुल अच्छा स्क्रीन हाँ कर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हाँ, इट्स परफेक्ट। हिस्ट्री एंड इमरजेंस ऑफ सेंट्रल बैंक। और हिस्ट्री के अंदर ऑब्वियसली जब हिस्ट्री की बात करेंगे तो हम इसमें ना सिर्फ कलोनिज्म आएगा, इसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड का क़याम आएगा, इसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल रिजर्व आएगा। और हम जब देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हवाले से, क्योंकि वो भी 1840s में एंड हुआ, 1760 में आगाज़ हुआ और 1840 में आप कह सकते हैं कि उसका एक तरह से एंड हुआ। वो हम इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमें पूरा जो एक कैपिटलिज्म, साइंटिफिक सक्सेसेस, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस और साथ में बैंक्स यानी फाइनेंसेस, ये तीनों चीज़ें एक साथ जो है वो मर्ज होंगी, कन्वर्ज होंगी एक दूसरे के साथ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक ओरिएंटेशन अच्छी हो जाएगी रिगार्डिंग कैपिटलिज्म हिस्ट्री, और इसका जो सफ़र है, इसका जो जर्नी है टिल 20th सेंचुरी, हम काफ़ी हद तक जो है, इवन हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर टू जो 1945 में ख़त्म हुई, उस तक हम इंशाल्लाह एक तरह से हमारे हर एक ओवरव्यू हो जाएगा कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ऑब्जेक्टिव जो है इस प्रेजेंटेशन का वो है टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म, व्हाई इट लुक्स दैट वेस्ट इज सक्सेसफुल एंड फार अहेड बाय अडॉप्टिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। ये बहुत अहम पॉइंट है, और इस पॉइंट की लिखने की वजह मेरी ये है कि मैंने एक जगह टॉक की थी इस हवाले से कि लोग ये शिकायत करते हैं, और लोग ये कहते हैं ना कि वो कंप्लेन करते हैं इस्लामिस्ट से, जो जो इस्लामिक फाइनेंसेस को प्रमोट करते हैं, या जो वेस्ट के इम्पीरियलिज्म के खिलाफ हैं, या वेस्ट की जो कैपिटलिस्ट जो है वो जो ब्रूट कैपिटलिज्म है उसके खिलाफ हैं। क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि इस्लाम एक कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म है, तो मैंने तभी इसके अगेंस्ट ब्रूट कैपिटलिज्म का वर्ड यूज किया है, या प्योर कैपिटलिज्म कह लें आप, वो वर्ड यूज किया है मैंने, या अनचेक्ड अनकंट्रोल्ड कैपिटलिज्म कह लें आप, तो मैंने वर्ड अभी यूज किया ब्रूट कैपिटलिज्म, तो इसी की हम मानी है। तो वो तनकीद ये करते हैं कि यार कैसी बातें कर रहे हैं, यानी आप बांग्लादेश देखें, आप इंडिया को देखें, आप पाकिस्तान की हालत देखें, और ठीक है ये लोग, और ये सो कॉल्ड मुसलमान, दो तो उसमें मुस्लिम ममालिक हैं, और एक मुल्क में जो है वो मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। तो इनकी हालत देखें आप, अफ्रीका की हालत देखें आप, और इसी तरह आप देखें यूरोप को देखें, अमेरिका को देखें, तो आप कोई फील होगा कि कैपिटलिज्म ने बहुत सक्सेसेस यानी बहुत कामयाबियां हासिल की हैं। तो आप कैसे कहते हैं कि हाउ डेयर यू कैन से कि कैपिटलिज्म जो है वो बिल्कुल नाकाम सिस्टम है, बेकार सिस्टम है, बुरा सिस्टम है? क्या इसने लोगों को पॉवर्टी से नहीं निकाला? क्या इसने आपको फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये क्या आपको मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम नहीं दिए? क्या आपको मशीनरी नहीं दी? क्या आपको फैक्ट्रीज नहीं दी? क्या आपको पीसी नहीं दिया, कंप्यूटर नहीं दिया, लैपटॉप्स नहीं दिए, सर्वर्स नहीं दिए? ये किसने दिए हैं आपको? ये सब कहाँ की इजाद है? तो हम वहां पे आपको जरा खामोश होना पड़ता है, जरा आपका दिमाग जो है वो थोड़ा ठिकाने आता है, और फिर आपको बहुत सोचना पड़ता है कि मैं तनकीद क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि वो अपनी जो कामयाबियां हैं, ग्लोरीज है, वो दिखा रहे हैं, और कहते हैं कि इसी कैपिटलिज्म सिस्टम की वजह से हुआ है। 200 साल पहले हम भी जो है वो एक फ्यूडल हमारा एक वो एक माशरा था, सोसाइटी थी। उससे पहले हमने स्लेवरी भी हमने की, तो हमने तरक्की की है। तो अगर आप नहीं कर सके तो आप अपने चीज़ों को देखें, हमें क्यों तरक्की का निशाना बना रहे हैं? तो ये बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग चीज़ है, इस पर गौर करना चाहिए हमें। तो दैट इज़ वाई माई सेकंड पॉइंट वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इन प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह। फिर आखिर में हम जो है रोल ऑफ बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स को भी स्टडी करेंगे। तो अगर हम पहले पॉइंट को अगर स्टडी करेंगे, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म, तो इसमें हम अब आगाज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे जहन में आ रहा था कि जो जो सिटी ऑफ मक्का था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, वो भी ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, और वो सूद पे सरमाया भी लेते थे। तो हम इतना पीछे नहीं जा रहे। तभी मैंने मॉडर्न कैपिटलिज्म का वर्ड लिखकर थोड़ा सा हमने अपने आप को ब्रीफ ब्रीफ किया है इस प्रेजेंटेशन की सेक के फॉर सेक ऑफ दिस प्रेजेंटेशन और टाइमिंग।
और वो ये है कि हम एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं 1776 से। एडम स्मिथ हम जानते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहलाते हैं। वो जो क्लासिकल इकोनॉमिक थॉट्स हैं उसके भी वो जो हैं वो रूह रवा हैं, उसकी जो फाउंडर हैं एक तरह से। और इन्होंने, इन साहब ने, जिनकी हम इज्जत करते हैं, इज्जत करनी भी चाहिए हर किसी की, हर हर अहले इल्म की इज्जत करनी चाहिए, तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया स्लेवरी को और फ्यूडलिज्म को, और यही कहा कि ये दोनों लेस प्रोडक्टिव हैं, हाईली एक्सपेंसिव हैं, और उन्होंने ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को भी उठाया। तो थैंक्स टू एडम स्मिथ कि उन्होंने तनकीद की बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्कॉटिश थे ये, ब्रिटेन के थे, तो ब्रिटिश सोसाइटी को और स्कॉटिश सोसाइटी में इंग्लिश सोसाइटी को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। और बहुत ज़्यादा ये कहा कि अच्छा, इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये बिजनेस ओरिएंटेड थे, इकोनॉमिक्स थॉट्स वाले थे, वो कि इन्होंने जो है वो मॉरल लॉस पे भी, मॉरल इथिक्स पे भी बात की है, एथिक्स पे बात भी की है, अखलाकियात पे बात भी की है, लेकिन ये ज़्यादातर चाहते थे कि लोगों को पॉवर्टी से, मुश्किल से निकाला जाए। तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस वजह से फ्यूडलिज्म पे और स्लेवरी पे कि ये दोनों सिस्टम जो हैं ये लेस प्रोडक्टिव हैं। ये इसके अंदर जो है हम जो हाई स्केल प्रोडक्शन है, या उसमें जो आप कहते हैं इनोवेशन है, इसके अंदर जो जिद्दत है, इसके अंदर जो आप जो हम जो बेटर से बेटर प्रोडक्ट को मार्केट में लाने वाली बात, वो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है फ्यूडलिज्म में और स्लेवरी में। तो वी हैव टू गो अहेड, और हमें जो है वो वेल्थ ऑफ नेशंस पे बात करनी चाहिए, हमें जो है वो ह्यूमन डिग्निटी पे बात करनी चाहिए, हमें ह्यूमन ट्रेनिंग पे बात करनी चाहिए, हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी चाहिए। तो उन्होंने इस मौजूआत पर बात करना शुरू की। कब? 1776 में। और बेसिकली ही सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेटेड द बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम दैट कुड प्रोवाइड अ नेशन विद द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक सक्सेस। सेल्फ इनका ये खास, इनकी खास एक जो उनकी तारीफ में बात की जाती है, जो कहते हैं कि ये इन्हीं से मंसूब है और इन्होंने ही इस बात को शुरू किया, कि इन्होंने कहा कि वो जो सेल्फ इंटरेस्ट है ये गुड है, ये अच्छी बात है। इंसान सेल्फ इंटरेस्ट में ही अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ही वो आगाज करता है कि वो अपने घर की, जो घर की प्रोडक्शन है, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, उससे वो बाहर निकलता है। वो कहता है कि मैं मशीनरी खरीदूं, मैं जो साइंटिफिक तरक्कियां हो रही हैं, अभी अब देखिएगा यहाँ पर साइंटिफिक जो मॉडर्निज्म है वो भी साइड बाय साइड चल रहा है। वो कह रहा है कि मुख्तलिफ, जॉर्ज स्टीफनसन ने जो है वो स्टीम इंजन दरियाफ्त कर लिया है, स्टीम से काम हो रहा है, स्टीम के इंजन बन रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसको एम्प्लॉय करूं अपने प्रोडक्शन में। तो अब उसने कॉटेज इंडस्ट्री से बाहर निकल के उसने एक लैंड एक्वायर की, उस पर उसने छोटी सी एक मिल बनाई या फैक्ट्री बनाई, या कोई उसने जो है वो प्रोडक्शन हाउस बनाया। तो अब क्या हो रहा है, ये सब बातें सेल्फ इंटरेस्ट में हो रही हैं कि वो अपने अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसका जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली सबके सेल्फ इंटरेस्ट मिलकर वो मार्केट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, वो लोगों को बेटर चॉइस दे रहे हैं, वो लोगों को अच्छी प्रोडक्ट की तरफ लेके लेके जा रहे हैं। लोग जो हैं वो कम कीमत और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ले सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं यहाँ तारीफ कर रहा हूँ तो किसी को ये एहसास ना हो कि तो बहुत तारीफ हो रही है कैपिटलिज्म की, तो आप मेरी पिछली जो प्रेजेंटेशन थी और पिछली जो मेरी टॉक थी उसको गौर से पढ़ें। इस्लाम ने तो कभी भी इन चीज़ों का मना नहीं किया, इनोवेशन को और जहानत को, टू गिव बेटर प्रोडक्ट्स टू पीपल, कभी मना नहीं किया, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। मगर वी हैव टू गिव क्रेडिट व्हाट इज ड्यू। तो जो हमें देना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, वो भी करनी चाहिए। वो ये है कि एडम स्मिथ ने इंग्लिश सोसाइटी को इस तरफ माइल किया कि आप इस तरफ चलिए और आगे बढ़िए। तो एक हिस्ट्री का पार्ट तो ये हो गया। दूसरी तरफ देखिए आप कि बैंक ऑफ इंग्लैंड का क़याम जो है वो 1694 में हुआ, और गो के ये स्टैब्लिश हुआ तो था इंग्लिश वॉर को फाइनेंस करने के लिए जो फ्रांस से हो रही थी। और यहीं से आप ये कह सकते हैं कि एक डिसीट का वर्ड मैं यूज कर लेता हूँ, कोई सा मसला नहीं है, कोई बैंकर होगा यहाँ पर या जो हमसे इख्तलाफ करेगा उस पर एतराज़ तो करेगा कि आप डिसीट क्यों बोल रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है कि न्यूमरस एविडेंसेस हैं कि बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा एक रेगुलेटेड किस्म के डिसीट पर बेस कर रहा है। ठीक है, मैं अगेन डिसीट के वर्ड को इंसिस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, कि अब आप देखिएगा कि उसमें किस तरह से जो आगे या हो सकता है हम जो आने वाली प्रेजेंटेशंस हैं उसमें पढ़ें कि भाई मनी क्रिएशन क्या होता है, डेट क्रिएशन क्या होता है। आप इसमें देखेंगे कि कितना पावर है, इतना पावर है बैंकों के पास, और गवर्नमेंट ही इनको चार्टर करती है कि आप यू कैन क्रिएट अ न्यू मनी इन द सिस्टम। ठीक है, आज का हमारा मौजू नहीं है तो इसलिए मैं बहुत एहतियात से ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कि दे मैनिपुलेट सिस्टम, इनके पास पावर है सिस्टम को मैनिपुलेट करने की। तो आप देख लीजिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्या किया, जब इस्टेब्लिश हुआ तो उसने लोगों से पैसे लिए, लोगों से पैसे लेकर गवर्नमेंट को क्रेडिट क्रेडिट दिया, गवर्नमेंट को जो है वो लोन दिया ताकि वो फ्रांस के साथ जंग लड़ सकें, और लोगों को जो है वो इंटरेस्ट पर पैसे वापस किए। और
चूंकि गेटिंग पावर अबाउट मोनोपलाइजिंग एंड इशूइंग ऑफ करेंसी बहुत बड़ी पावर है, कि इसके बदले उन्होंने, जो उस वक्त का बादशाह था, उसका नाम जैसे निकल गया मेरे, उससे उसने ये चार्टर लिया, उससे ये अथॉरिटी ली कि अब हम यूके की या इंग्लैंड की एटलीस्ट, हम जो मनी क्रिएशन है या जो करेंसी इशुएंस है वो हमारे हाथ में होनी चाहिए। और वंस ये पावर आपके हाथ में आ जाए, तो एक अमेरिकी सदर था, अगेन उसका नाम भूल रहा हूँ, उसने कहा था कि मुझे तुम मनी क्रिएशन की पावर दे दो तो मैं दुनिया फतह कर सकता हूँ। यानी वंस आपने किसी इलाके के मनी करेंसी क्रिएशन के पावर्स आपके हाथ में आ जाएं, तो यू कुड वर्क लाइक अ प्रिंटिंग प्रेस। अगर यही पावर देखिए ना, यही पावर एक घर के अंदर आ जाती है तो उसको फौरन पुलिस पकड़ लेती है कि ये जाली नोट बना रहा था। लेकिन यही पावर जो है अगर वो गवर्नमेंट के पास हो, तो वो नोट तो जाली नहीं होता, वो नोट जाली नहीं होता, ऑब्वियसली वो नोट असली होता है और जेन्युइन होता है। लेकिन अगर उसी की इन्फ्लेशन कर दी जाए, वो नोट ज्यादा छाप दिए जाएं, तो आप हक मार रहे होते हैं, 19 एक्सक्यूज मी, आप हक मार रहे होते हैं किसी ऐसे शख्स का जिसके पास ऑलरेडी वो करेंसी मौजूद है, और वो करेंसी उसने मेहनत से कमाई है, उसने 8 घंटे जॉब की है, मजदूरी की है, और उसके हाथ में कुछ पैसे आए हैं। लेकिन वो पैसे जो हैं वो अगर इन्फ्लेट कर दिए जाएंगे, और ये पावर जो है वो अगर फ्यू फ्यू पीपल के पास, फ्यू पावरफुल के पास आ जाएगी, तो उसको वो मिस यूज कर सकते हैं। तो पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनिपुलेशन जो है वो फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड के हाथ में आ गई। तो अब हमने दो चीजें देख ली तारीख में कैपिटलिज्म के, कि एक एडम स्मिथ ने लोगों को परसुएट किया कि यू हैव टू गो फॉर सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोडक्शन जो है फैसिलिटीज, और कॉटेज इंडस्ट्री से बाहर निकला निकला जाए और सेल्फ इंटरेस्ट में काम किया जाए, और मार्केट्स को गवर्नमेंट से फ्री किया जाए। एक और पॉइंट जो एडम स्मिथ का बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मार्केट्स में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ना हो, तो सेल्फ इंटरेस्ट हो और लिमिटेड इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट्स इन मार्केट्स। तो आपके पास देखिए, आपके पास जो एक 1776 आ गया, उससे थोड़ा सा पहले 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड बन चुका था, लेकिन स्टार्ट में तो उसका बहुत लिमिटेड रोल था उसका, और आगे चलकर उसका रोल जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। लाइक इशुएंस ऑफ करेंसी है, डेट मैनेजमेंट है, और मनी मैनेजमेंट है, नेशनल डेट को कंट्रोल करना, बहुत सारे काम आ गए उसके पास, बहुत सारे काम और पावर्स आ गई। यहीं से हम गो के डेट्स तो नजर आ रही हैं आपको 1913, तो ये काफी बड़ा लीप है। लेकिन चूंकि बात बैंक की हो रही थी, तो मैंने कहा कि इसको, इस स्लाइड को यहीं पर ही बात कर ली जाए फेडरल रिजर्व के बारे में। फेडरल रिजर्व सिस्टम, इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग फेड भी कहते हैं, और ये सेंट्रल बैंक है अमेरिका का। पीछे आपने देख लिया कि वो जो बैंक ऑफ इंग्लैंड था वो सेंट्रल बैंक बन गया इंग्लैंड का। मतलब फेडरल आपकी रिजर्व आवाज बैंक, ब्रेक हो रही है शायद। इंटरनेट का कोई इश्यू हो सकता हाँ, है। कोई बात नहीं, गो है, अब आ रही है आवाज जी। ओके, ठीक है। तो लेकिन डोंट वरी अबाउट 1913 कि हम 1694 से अचानक 1913 में क्यों आ गए। क्या आप जानते हैं कि पूरी 19th सेंचुरी, खास तौर पे 19th सेंचुरी, यानी 1800 से लेकर 1801 से लेकर 1899 तक, इतने बैंक बने हैं अमेरिका में और न्यूयॉर्क में और ईस्ट में और वेस्ट में, ईस्ट कोस्ट में, वेस्ट कोस्ट में, कि आपके पास गिनती खत्म हो जाएगी। यानी गिनती मतलब में ऑब्वियसली वो फाइनाइट ही है, लेकिन बहुत बैंक्स बने। यानी बैंक के हवाले से अगर बात की जाए तो इतने बैंक्स, यानी कहते हैं कि एक जमाने में अमेरिका में 1500 अकसाम के, 1500 काइंड के नोट्स या करेंसी चलते थे अमेरिका में। यानी आप कैलिफोर्निया में जा रहे हैं तो वहां पर न्यूयॉर्क की करेंसी नहीं चल रही, न्यूयॉर्क में अलग बैंक है तो वो अपने जो है बॉन्ड्स इशू कर रहा है, या वो जो फिएट करेंसी होती है वो इशू कर रहा है। अब आप न्यूयॉर्क में तो वो करेंसी चल रही है, लेकिन जब आप जा रहे हैं टेक्सास में तो वहां नहीं चल रही। टेक्सास का अलग बैंक है, वहां किसी अमीर आदमी ने बैंक खोला हुआ है, वहां के गवर्नर ने बैंक चार्टर किया हुआ है। तो बहुत सारे मसाइल शुरू हुए। फिर जो रॉन्ग डूइंग है, जो लस्ट ऑफ पावर, लस्ट ऑफ मनी जो होता है मामला, उसमें फिर जो है वो आप फिएट करेंसी के, यानी आप करेंसी के साथ आप इन्फ्लेट कर रहे हैं चीजों को। आपको पता चल गया है कि अगर मेरे करेंसी से डबल आ जाती है, तो अगर आपके पास पावर ऑलरेडी मौजूद है, तो आपने दो चार करेंसियां, दो चार $100 का नोट और निकाल लिया अगर आपने, तो कौन पूछने वाला है। आपने वो करके आपने किसी को लोन दिया, लोन के बाद वो रिटर्न करे ना करे उसकी मर्जी, लेकिन मार्केट में वो $200 आ गए ना। इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। यही पावर बैंक के पास होती है। ठीक है, आज हम कहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है बहुत रेगुलेटेड है, बहुत उन पर कंट्रोल रहता है, बट हु नोज। ठीक है, बहुत कंट्रोल में है, नजरें होती हैं, ऑडिट होता रहता है, लेकिन अगेन हु नोज।
पावर होती है, पावर इमरजेंसीज में वही पावर यूज करते हुए आप फॉर्म को जो है वो एक किसी बात पे लगाकर, वॉर ऑन टेरर पे लगा के, किसी और चीज पे लगा के आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है प्रिंट कर सकते हैं और कहते हैं कि हमने ये तो आवाम के फायदे के लिए किया। ठीक है, इट इज नॉट सो सिंपलिस्टिक जिस तरह मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत साइंस, बहुत अकाउंटिंग्स और बहुत सारे प्लानिंग शामिल होती है, लेकिन इन द एंड हम जानते हैं कि ये चीज़ें मैनिपुलेट होती हैं। तो 1913 में जो फेडरल रिजर्व बैंकिंग कायम हुई, फेडरल रिजर्व बैंक कायम हुआ, तो याद रखिए कि उसके इसके पीछे पूरी 19th सेंचुरी और इवन 18th सेंचुरी का जो लास्ट है उसके अंदर अमेरिकन डिफरेंट प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स की रॉन्ग डूइंग्स, मेल प्रैक्टिसेस, करप्शन का बेतहाशा हाथ है। और शायद 1907 में, 1907 में या 1903 में, यानी आप समझें कि इसी 20th सेंचुरी में ही बैंक ऑफ यानी फेडरल रिजर्व बैंक के क़याम से पहले ही एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था। उसको उस साल का द बिग बैंक रन कहते हैं, बिग क्राइसिस कहते हैं। तो उसके अंदर यही हुआ कि कोई डिमांड क्रिएट की गई, उस डिमांड के चक्रों में जो है लोगों ने जो है वो इन्वेस्टमेंट कर ली, फिर वो कोई मसला खराब हुआ और फिर वो डिमांड लो हो गई, लोग जो है वो घबरा गए, घबरा के वो बैंकों के पास गए, बैंकों से अपना डिपॉजिट से वो मांगने गए, बैंक ने जो है देने से इनकार कर दिया और बैंक रन जो है, यानी बैंक रन का कॉन्सेप्ट कभी अगर आप देखेंगे, अगर आप सिर्फ सर्च करें गूगल में और लिखें हाउ मेनी बैंक रन्स हैपेंड इन यूएस, तो आपको कोई 25 के करीब बहुत बड़े बड़े बैंक रन नजर आ जाएंगे। और इवन 1913 के बाद भी बैंक रन हुए। हमारे सामने एक ग्रेट डिप्रेशन है जिसमें हम बात कर सकते हैं इसी प्रेजेंटेशन में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि फेडरल रिजर्व बना क्यों। तमाम बैंकर्स जमा हुए, अमेरिकन गवर्नमेंट भी घबराई हुई थी कि लोग जो हैं वो तो सही बेवकूफ़ बन रहे हैं, कि बैंक्स जो हैं वो जो है वो जो बबल क्रिएट करते हैं, बबल के जो है वो झांसे में आकर और उसके अंदर जो है वो ग्रीड में आकर लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के बाद वो बबल जो है वो इन्वेस्टमेंट में किस पे करते हैं, सूद पे करते हैं। जो बबल जो है वो जब अचानक किसी क्राइसिस से, किसी जंग से या किसी क्लैमिटी से, नेचुरल क्लैमिटी से जब वो बबल फटता है, तो हर बंदा जो है, चूंकि वो एक अननेचुरल बबल होता है, तो लोग जो है वो फिर अगेन जो पैनिक करते हैं। जो पैनिक होता है तो फिर वो बैंक के पास जाए। तो एक बैंकिंग सिस्टम का मामला ही ऐसा है अजीबोगरीब कि ये पैनिक हर 5 साल बाद पैनिक क्रिएट करता है। ये हमारे एक रिचर्ड वुल्फ हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, डेमोक्रेसी एट वर्क वेबसाइट जो है उनकी एक वेबसाइट है, उनका यूट्यूब चैनल भी है। वो अक्सर बोलते हैं कि इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं इस कैपिटलिस्ट सिस्टम में, और खासतौर पर बैंकिंग सिस्टम की वजह से। ये बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है जो कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है, एक दूसरे को वो कपल करते हैं, एक दूसरे को वो रेसिप्रोकेट करते हैं कि हर 5-6 साल बाद छोटे मोटे क्राइसिस और हर 10 साल बाद कोई बड़ा क्राइसिस आता है, और बाकी वो साबित भी करते हैं। तो कभी आप पढ़िए इस चीज़ों को कि बैंक रन क्या है या बैंक पैनिक्स क्या होते हैं, और अमेरिका की हिस्ट्री में कितने ये बैंक पैनिक्स आए। खैर, उन पैनिक्स को कंट्रोल करने के लिए 1913 में फिर तमाम बैंकर्स बैठे, गवर्नमेंट से बात की। इनिशियली गवर्नमेंट का इरादा था कि हम एक नेशनल बैंक बनाएंगे, नेशनल सेंट्रल बैंक बनाएंगे। लेकिन इसमें भी अगर इसकी आप पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो इसमें कॉन्स्पिरेसीज हैं और इसके अंदर जो एक साजिशें हैं कि ये प्राइवेट बैंकर्स ने, जेपी मॉर्गन आई गेस तो, और ये जो सिटी बैंक है उस जमाने में, जो बड़े बड़े बैंक ऑफ न्यूयॉर्क थे, इनके तमाम हेड्स जमा हुए और इन्होंने इससे पहले कि अमेरिकन गवर्नमेंट बिल पेश करती, एक प्राइवेट बिल पेश कर दिया गया और कहा कि हम ये फेडरल रिजर्व कायम करना चाहते हैं। और इस हवाले से बहुत प्रेशर भी जो है वो क्रिएट किया गया अमेरिकन कांग्रेसमैन पे, सेनेटर्स पे और प्रेसिडेंट पे इवन। और अगर इसका भी कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो हम जमा कर लेंगे तमाम जो कोटेशंस हैं मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स की, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की, कि वो कितना प्रेशर में रहे और उन्होंने कितना तनकीद भी की बात चीज़ों पर, लेकिन मजबूर रहे। किसी को मतलब ठीक है, किसी प्रेसिडेंट को निकाला तो नहीं गया, लेकिन यह है कि कातलाना हमले हुए हैं और मुख्तलिफ प्रेशर्स में डाला गया है लोगों को। तो मजबूरन ये है कि 23 दिसंबर 1913 को एक फेड के नाम से, फेडरल रिजर्व सिस्टम के नाम से एक बैंक कायम किया गया, जिसका काम क्या था, द बैंकर्स बैंक, द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट आप भी कह सकते हैं। तो हम थोड़ा पढ़ भी लेते हैं ताकि कुछ मेरा भी जो चीज़ें मेरे याद भी आती रहें कि with the enactment of Federal Reserve Act after a series of financial panics, particularly the panic of 1907, ठीक है, हाँ 1907 मैं देख नहीं पा रहा था, the panic of 1907 led to the desire of central control of monetary system in order to alleviate financial crisis.
तो बार बार अवाम जो है वो रोते हुए आती थी गवर्नमेंट के पास, या तो डेमोक्रेट के पास या रिपब्लिकन्स के पास, कि सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हालांकि अवाम भी कोई बेवकूफ़ नहीं होती, जब उनको प्रॉफिट के मजे आ रहे होते हैं तो उस वक्त उनको ख्याल नहीं आ रहा होता, उस वक्त तो बड़ी इन्वेस्टमेंट चल रही होती हैं। लेकिन चलें, ये बैंक भागते हैं तो रोते हुए आते थे, तो ये मामला बढ़ना शुरू हो गया। और ये 1907 का काफी बड़ा था, इतना बड़ा था कि मजबूर हो गए फेडरल रिजर्व कायम करने के लिए। तो आपको मेरे ख्याल में उम्मीद है कि सवाल जो आपके सेशन में आप पूछ सकते हैं मजीद फेड के बारे में, लेकिन यह फेड का क़याम जो कि 19वीं सेंचुरी में बैंकों की करतूतों की वजह से, उनकी मेल प्रैक्टिसेस की वजह से कायम करना पड़ा। आपको पता है एक और बात, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, इंडिया में हो स्टेट बैंक हो, फेडरल रिजर्व हो, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, ये सारे बैंकों से पैसे जमा करते हैं। एक उनका एक एक मतलब टर्मिनोलॉजी भूल रहा हूँ उस वक्त में, कि वो एक डिपॉजिट्स करते हैं सेंट्रल रिजर्व में, सेंट्रल बैंक में। और ये क्यों करते हैं? ये बैंक रन से बचने के लिए करते हैं। किसी भी बैंक को किसी दिन ज्यादा डिपॉजिट्स मांगने लोग आ जाएं, यानी जो डिपॉजिटर्स हैं वो ज्यादा पैसे मांगने आ जाएगा किसी दिन, तो बैंक फौरन स्टेट बैंक से बात करता है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो स्टेट बैंक से बात करता है। स्टेट बैंक फौरन जो है वो पूल ऑफ मनी में से उस दिन के इंटरेस्ट रेट पर, सूद सूद पर ही काम चल रहा है माज़अल्लाह, अल्लाह ताला रहम करे हम पे, तो वो उस बैंक को सेव करता है। ये काम बहुत ही सीमलेसली होता है, यानी इसके लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सेविंग का, फलां का नहीं, वो बस ये ऑटोमेटिक है। जिस दिन हमारा कोई बैंक है, एबीएल है, अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसके पास पैसे नहीं है, कम पड़ रहा है, लोग ज्यादा आ गए पैसे मांगने के लिए, फौरन वो जाता है अपने रिजर्व पूल में, और जो तमाम बैंकों ने जमा किया हुआ है पैसा उसमें से वो रिजर्व निकालता है। क्या पता वो अपना ही निकाल ले, या फिर वो किसी और बैंक से पैसे ले ले। आपने सुना होगा इंटर बैंक इंटरेस्ट रेट, काइबोर, पाकिस्तान में इसको काइबोर बोलते हैं, कराची इंटर बैंक आई थिंक। तो ये जो आईबोर है, ये क्या है? इंटर बैंक का सूद, इंटर बैंक लोनिंग में क्या सूद चल रहा है, उस कितने सूद पे, यानी मैंने एक दिन के लिए सूद लिया है, यानी एक दिन के लिए मैंने 5 अरब रुपए लिए, यानी या एक एक दिन के लिए मैंने 100,000 जो है वो डॉलर्स लिए, कितने परसेंट सूद पे, इंटरेस्ट पे? 2.5 पे, 1.5 पे, ताकि अब जब मैं कल वापस करूंगा उस बैंक को वापस, तो मैं इतने परसेंट सूद देके करूंगा। तो ये अब देखें कितना गंदगी है और कितना इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स हैं इस पूरे सिस्टम में। लेकिन ये लोग पढ़ते हैं बड़े उससे कि क्या सिस्टम बनाया है जबरदस्त, उसको बड़े फख्र से पढ़ते हैं। लेकिन याद रखिए कि बैंकों की नाकामियों को छुपाने के लिए फेडरल रिजर्व, सेंट्रल बैंक्स बनते हैं। खैर, सेंट्रल बैंक के बहुत सारे काम होते हैं, ये मैंने खाली एक पहलू की तरफ इशारा किया है। ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक जो है वो मनी कंट्रोल करते हैं, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। इनका मकसद ये होता है कि प्राइसेस में स्टेबलाइजेशन हो। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट जो है वो आप अक्सर सुनते होंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए ताकि इन्फ्लेशन कम हो जाए, और इसी तरह इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए ताकि बेशक इन्फ्लेशन बढ़े लेकिन डिमांड क्रिएट हो। जब जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो डिमांड क्रिएट होती है, डिमांड क्रिएट होती है तो लोग जो है वो खर्च करते हैं। जब खर्च करते हैं तो आपको नई नई फैक्ट्रियां, नए नए, पहले पहले चिप्स का पैकेट जो है वो 1 लाख खर्च हो रहे हैं, अब 10 लाख लोग चिप्स खरीद रहे हैं, पैसे लोगों के पास आ गए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो बैंक से लोन लेना आसान हो गया है। तो अगर आपको याद हो लास्ट प्रेजेंटेशन में मैंने कहा था कि रियल मनी, रियल इकोनॉमी और रियल इन्वेस्टमेंट, तो रियल इन्वेस्टमेंट क्या है? आपके अपने पैसे हों जो इन्वेस्ट हों, आपके अपने, जो आपने बैंक में रखे हुए पैसे, अपने जो कमा के रखे हुए हैं वो आप इन्वेस्ट करें ना। ये आप नया बैंक से लोन क्यों ले रहे हैं? नया बैंक से लोन लेने का मतलब अ न्यू मनी इज बीइंग क्रिएटेड इन द इकोनॉमी। अब ठीक है, वो कहते हैं कि ये जब वापस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट पे जो कैंसिलेशन होती है वो हो जाएगी। लेकिन क्यों, हम क्यों अपने रियल इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं जा रहे? यही एक इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि आप भाई कर्ज ना लो, आप सूद पे कर्ज ना लो, आप ये इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा क्या होता है? इंटरेस्ट चाहे 1 दरहम का हो या 100 दरहम का इंटरेस्ट हो, सब जो है वो एक इतना बड़ा गुनाह है कि जो हम पिछले महफिल में या पिछले प्रेजेंटेशन में बात कर चुके हैं। अल्लाह रसूल से जंग है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। Also including supervising and regulating banks, maintaining the stability of financial system and providing financial service to depository institutions, the US government and foreign official institutions। तो ये ठीक है, क्योंकि ये मैंने विकीपीडिया से उठाया होगा, लगता है मुझे विकीपीडिया से मैंने उठाया, तो उसमें तारीफन बात की जा रही है और हमें करनी भी चाहिए। जो बात लिखी हुई है, जो वो करते हैं वो हम बताएं, और उसके अंदर जो मेल प्रैक्टिसेस हैं, जो उसके अंदर इवल छुपा हुआ है, जो एक बुरी चीज छुपी हुई है, उस पर हम बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म है उसमें कितनी बातें आ गई। एक हमने एडम स्मिथ की बात कर ली, मॉडर्न इकोनॉमी के वो फादर हैं। इसी तरह वो
फिर हमने बात की बैंक ऑफ इंग्लैंड की, फिर हमने बात की फेडरल रिजर्व की। और चूंकि हम ये बात कर चुके हैं कि आप ये गौर कीजिए कि स्टीम इंजन बन चुका है, अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में बात हो रही है। जेम्स वॉट, आई थिंक वॉट है, वॉट थे, और फ्रेडे थे, ये जो साइंटिस्ट थे, ये अब काम कर रहे हैं बिजली पे, हाउ टू पास चार्ज फ्रॉम लॉन्गर डिस्टेंस, एसी करंट क्या है, डीसी करंट क्या है, इस पे काम हो रहा है। ये जो आपके वो हैं टेस्ला हैं, निकोलो टेस्ला, ये काम कर रहे हैं इसके साथ, थॉमस एडिसन के साथ। तो एक तरफ ये चीज चल रही है, तो इसको साथ में ध्यान में रखिएगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो क्यों उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि साइंटिफिक तरक्कियां इतनी हो चुकी थी कि अब इंडस्ट्री वाले उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं। जो जो फार्म हाउसेस हैं वहां पर अब ट्रैक्टर यूज हो रहे हैं, वहां पर जो है स्टीम इंजन यूज हो रहे हैं, वहां पर जो है पहले 1 घंटे में या 1 दिन के अंदर सिर्फ 5 एकड़ जमीन जो है वो प्लॉ होती थी, अब सैकड़ों एकड़ हो रही है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर, हालांकि हमारा जो मौजू है वो है कैपिटलिज्म की हिस्ट्री, लेकिन हम कैपिटलिज्म की हिस्ट्री में बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि कैपिटलिज्म बोस्ट करता है, कैपिटलिज्म इस बात पर फख्र करता है कि हमारे ही दौर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। और ये इसका जो डेट्स हैं वो आप देख लीजिए कि 1760 to 1840, ये कहते हैं कि एक प्राइम, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये टाइम है। और ये मेनली ग्रेट ब्रिटेन में इसका आगाज हुआ। और अगेन एडम स्मिथ की पॉलिसीज को लेते हुए, बैंकों से कर्ज लेते हुए, बैंक ऑफ इंग्लैंड से पैसे लेते हुए, साइंटिफिक तरक्कियों को इस्तेमाल करते हुए, क्या हुआ, इन तीनों चीजों से मिलकर क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। और मैं फिर रिपीट कर लेता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट आई, लेबर मार्केट क्रिएट हुई, फ्यूडलिज्म खत्म कैसे हो गया कि किसानों ने कहा कि अब तो शहरों में बहुत काम हो रहा है, शहरों में फैक्ट्रियां लग रही हैं, लूम्स लग रहे हैं, और कपड़े बन रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री बन रही है, माइनिंग हो रही है। तो एक स्टडी है कि पहले, इतने साल पहले इंग्लैंड में अंदर 70% लोग रूरल एरिया में रहते थे, और 30% जो है वो मेन सिटीज में रहते थे। और जब उसमें शिफ्ट आना शुरू हुआ और लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया शहरों की तरफ, तो एक हाल ऐसा आ गया है कि आप, मैं भी स्टैटिस्टिक्स भूल रहा हूँ तो आपको इंशाल्लाह इस पर देखेंगे, बहुत फर्क आ गया कि आप शहरों में लोग ज्यादा रहते हैं और रूरल एरिया में लोग कम रहते हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं यूरोप की। यूज ऑफ मशीन्स, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, साइंटिफिक प्रोग्रेस वेंट साइड बाय साइड, रेवोल्यूशन लेड टू। अब यहाँ पे हम एक जो लिंक कर रहे हैं अब अपने टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है, आप समझ गए होंगे कि जब इन्होंने, यूरोपियंस ने अपनी प्रोडक्शन को एडवांस कर लिया और सरप्लस इनके पास आ गया। सरप्लस कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा जो आपके पास प्रोडक्ट्स होती हैं, और आपके पास जो रॉ मटेरियल होते हैं, खैर रॉ मटेरियल से तो आपने प्रोडक्ट बना ली, लेकिन जो अब सरप्लस है उसको कहाँ बेचेंगे आप, तब तो आप बेच चुके यूके में, फिर आपने यूके से यूरोप के दूसरे कंट्रीज, मेनलैंड यूरोप में चीजें बेची, वहां भी लोगों ने, क्योंकि ठीक है तरक्की तो वहां भी हो रही थी ना, तरक्की तरक्की तो जर्मनी में भी हो रही थी, तरक्की फ्रांस में भी हो रही थी, उनके बाद भी सरप्लस आना शुरू हो गया, सबके पास सरप्लस आ गया है, अब सब ढूंढ रहे हैं मार्केट्स, कहाँ जाएं, किसको बेचें। तो आपके जहन में मेरे ख्याल में आ गया होगा कि जब मार्केट ढूंढी जाती हैं तो फिर शिप के वॉयजेस शुरू हुए। और ठीक है, जो शिप टेक्नोलॉजी है उसमें भी इंप्रूवमेंट आ गई, टेक्नोलॉजी की वजह से वहां भी स्टीम इंजन आ गए, पहले जो है बादबान से किश्तियां चलती थी, अब स्टीम इंजन आ गए। तो अब अगर आप 6 पॉइंट पढ़ें कि रेवोल्यूशन लेड टू फाइंडिंग न्यू मार्केट, रॉ मटेरियल, मर्चेंट कंपनीज, ट्रेडिंग कंपनीज, एंड दस द फाउंडेशन ऑफ कंपनीज लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी सुनते ही आपके जहन में जो है एक वो नफरत और एक प्रॉब्लम जो है इंडियंस और पाकिस्तानियों को, और बांग्लादेशी भाई हमारे बैठे हैं अगर हैं तो, वो फील होती है, क्योंकि ये आए थे बेसिकली चीजें बेचने के लिए, और चीजें बेचते बेचते इनको इतनी पावर मिल गई और इन पे इतना खर्चा हुआ, यानी ताजे बरतानिया ने, और उस वक्त जो भी जो था, वो किंग था या क्वीन थी, उन्होंने बाकायदा जो है वो इतना इनको इन्वेस्ट किया इनके साथ कि इनकी अपनी फौजें आ गई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ फौज लेकर घूमती थी। स्टार्ट में तो ये मामला शुरू हुआ कि कोई जो है पायरेट्स जो है वो ना आ जाए, रास्ते में कोई और मुल्क का जो है वो बेड़ी बेड़ा ना मिल जाए तो उनको हम मारेंगे, लेकिन होते होते फिर ये कॉलोनियलिज्म पर आकर, कॉलोनियलिज्म के स्टार्ट पे आके खत्म हुआ ये। और ये एक किसी मशहूर अखबार की कटिंग थी जो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, कि नीचे आप देखिए जो गुलाम हैं या कॉलोनियलिस्ट्स हैं वो तो ऊपर खड़े हुए हैं, और जो सब्जुगेट लोग हैं वो नीचे किस तरह बैठे हुए हैं। ये एक जस्ट पिक्चर है आपको फील देने के लिए कि कितना बड़ी वो एक प्रॉब्लम थी, कितना बड़ा क्राइसिस था ये
सब कॉन्टिनेंट के लिए और तमाम मुल्कों के लिए। अभी मैं एक और चार्ट देख रहा था कि यूरोप ने तकरीबन दुनिया के सारे ममालिक पे कब्जा किया, यानी चंद ममालिक छोड़ दिया उन्होंने, यानी वो भी पार्शली कंट्रोल थे। अफगानिस्तान पार्शली कंट्रोल था, ये चाइना पार्शली कंट्रोल रहा, लेकिन इसके अलावा एक मुझे बड़ी सुन के हैरत हुई, शायद थाईलैंड, नेपाल, भूटान, ये 3 मुल्कों को भी कब्जा कभी नहीं हुआ। लेकिन कब्जा क्यों नहीं हुआ, मुझे बड़ी हैरत हुई कि क्या इनकी फौज इतनी स्ट्रांग थी, क्या इनके लोग इतने स्ट्रांग थे? नहीं, वो बात नहीं है। इन्होंने पहले ही वादा कर लिया कि आप जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन हुकूमत हमारी रहने दीजिए। तो ये थाईलैंड, भूटान, नेपाल, ये 3 खासतौर ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने चार्टर कर लिया, ट्रीटी कर ली, और इन्होंने ही हुकूमत की। इन्हीं इन्हीं खानदानों ने अंग्रेजों से, मगर अंग्रेजों के साथ उन्होंने या जो भी वेस्टर्न पावर्स थी उनके साथ पूरा पूरा ताउन किया। तो दे वर रूलिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, दीज वेस्टर्न पावर, वेस्टर्नर्स। और क्या वजह थी कि एक तो अब इसकी मैं आपको मैं बता रहा हूँ, ये बड़ी जबरदस्त मैंने वेबसाइट कल देखी, ये CFR जो एक वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड और प्रेस्टिजियस कह सकते हैं आप थिंक टैंक है अमेरिका का, CFR, सेंटर फॉर फॉरेन रिलेशंस शायद का नाम है। Colonialism is the practice of controlling another country or area and exploiting its people and resources। और ये क्यों करते हैं? रॉ मटेरियल के लिए। अब देखिए इसमें ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन डिमांड फॉर कॉटन, टिन एंड ऑयल ड्रोव फर्दर colonization of resource rich areas including sub-Saharan African and Southeast Asia, like Pakistan, India, जो हम जानते हैं सब कॉन्टिनेंट। दूसरा जो वजह होती है colonialism की, वो है कैप्टिव मार्केट्स, कि नई नई मार्केट्स पर कैप्चर करना और उनको मजबूर करना कि आप अपनी, इसमें यह है कि टैक्सेशन इस तरह बढ़ा दी गई कि लोकल प्रोडक्शन कम हो गई। ये आप जानते हैं कलकत्ता की जो मिल्स थी कॉटन की और टेक्सटाइल की, उनकी टैक्स इतने बढ़ा दिए गए कि वो अब मीट नहीं कर पा रहे, compete नहीं कर पा रहे जो कपड़ा आ रहा है इंग्लैंड से। तो इस तरह से जो है एक्सप्लॉयटेशन की गई है, और पढ़ते पढ़ते आपके जो है ना वो गुस्सा भी आता है और आंखों में आंसू भी आते हैं कि ईगर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, एम्पायर्स रिक्वायर्ड many of their colonies to purchase those goods, often at marked up prices, and in several instances, empires imposed burdensome regulation on local production to prevent them from competing with European companies। बाकी इसमें रिलीजन का पार्ट भी था कि जाहिर बात है लोगों को सब्जुगेट करके उनको क्रिश्चियन किया जाए, उनको दूसरे अकायद की तरफ माइल किया जाए, इस्लाम से बरगश्ता किया जाए, इस्लाम से दूर किया जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन चलें, अभी हमारे मौजूद जो इकोनॉमिक है तो हम इकोनॉमिक पे रहेंगे। और जो उसमें जो लास्ट पॉइंट है वो प्रेस्टीज है, ये भी दिखाने के लिए कि हम इंग्लैंड वाले हैं, हमारे पास तो 18 कॉलोनीज हैं। तो जर्मनी वाले बोलते थे या फ्रांस वाले बोलते थे तुम्हारे पास 18 है, हमारे पास 20 हैं, चलो हम अगले साल एक और मुल्क को अपना कॉलोनी बना लेंगे, कॉलोनाइज कर लेंगे, तो हमारे पास तो 22 हो जाएंगे, तो आप तो पीछे रह गए हमसे। तो एक प्रेस्टीज का मामला भी था कि दिखाने के लिए कि हम ज्यादा ताकतवर हैं, हमारी माइट ज्यादा है। इस पे मैं बात कर चुका हूँ शुरू में कि कैपिटलिज्म की सो कॉल्ड सक्सेसेस क्या हैं जो हमें माननी चाहिए, लेकिन मैंने सो कॉल्ड का वर्ड भी यूज कर लिया है जिसके पीछे यही कॉलोनिज्म की एक्सप्लॉयटेशन है। आप गौर कीजिए कि आपने इस तरह से पैसे कमा कमा कर भिजवाए हैं कहाँ? बैक टू यूरोप, बैक टू इंग्लैंड। बल्कि अगर आप इसका लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको सुन के वैसे ही खून खोल जाएगा आपका। One study estimated that by 1938 the British Empire had extracted $45 trillion from colonial India। $45 trillion, मतलब पाकिस्तान का जो कर्जा है ना वो 112 या 120 बिलियन डॉलर है खाली। और हम दुनिया की गरीब तरीन और सबसे कहते हैं सबसे डिग्रेडेड, कहते हैं कि मतलब पाकिस्तान जो है बहुत डिग्रेडेड माशरा है और इकोनॉमी इनकी बहुत ही वो है और भीख मांग रहे हैं दुनिया भर से। 112 या 120 हमारा जो है नेशनल डेट है, या चले फॉरेन डेट है, नेशनल डेट नहीं फॉरेन डेट है हमारा, जो हमें दुनिया को पे करना है। और ये हमसे लेके चले गए लूट मार करके $45 ट्रिलियन। तो ये वजूहात हैं। In 1700 India's economy was larger than all Western Europe's put together, making up nearly 25% of global economy। अभी तो इंडिया ने माशाल्लाह से तरक्की की है और दुनिया की वो 6ठी या 5वीं बड़ी इकोनॉमी हुई है। तो अभी की बात है कि बीच में जो इंडिया पर जो बीती है, पाकिस्तान पे बीती है, बांग्लादेश पे बीती है बीच के दौर में, तो हमारी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ, यानी हम पहले दुनिया का 25% GDP हमारे पास था, सब कॉन्टिनेंट के पास था, और आज हमारा क्या हाल है। तो ये है कॉलोनिज्म। तो मैं वो कहना चाह रहा हूँ, जो पॉइंट है मेन,
कि कैपिटलिज्म दिखाता तो यही, जो वही मैंने शुरू में कहा था ना कि यार तुम क्यों जलते हो भाई, हम लोग ने ये कर लिया वो कर लिया, स्पेस एक्स बना लिया, हम चांद पे जा रहे हैं। तो वो भूल जाते हैं, और जानबूझ के भूलते ही होंगे, पता तो होगा कि भाई ये लूट मार करके आपने जो एज लिया, जो आपने एक जो आप अहेड हो गए, जो जो एक किसी रेस में अगर मैं कहूँ कि आप स्टार्ट ही करो 100 मीटर लाइन से और मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा, तो भाई जिंदगी भर वो 100 मीटर का फासला तो रहेगा ना। ठीक है, ये बात माननी पड़ेगी कि जो पॉलिटिशियंस थे सब कॉन्टिनेंट के, उनसे उनसे बेहतर आप थे अपने मुल्क के लिए। आपके यहाँ डेमोक्रेसीज कंसिस्टेंट रही, आपने करप्शन पर चेक रखा, आपने डेमोक्रेसीज की जो वैल्यूज होती हैं, जो वो वैल्यूज जो इस्लाम से मैच करती हैं, उस पर आपने काम किया। और आपकी जो आपने तो आपने तरक्की भी की, आज दुनिया में वन ऑफ द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज सारे यूरोप में ही हैं, यूरोप अमेरिका में ही हैं। तो हमें तो ये बात माननी चाहिए कि हाँ, दे वर वेल प्लान्ड, दे हैव डन बेटर फॉर देयर ओन नेशन, फॉर देयर पीपल। तो हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये जो पूरा 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, और फिर वेल हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, तो इसमें इन्होंने जो लूट मार की है और जो जुल्म किया है, एक्सप्लॉयटेशन की है, और स्लेवरी, स्लेवरी को मत भूलिएगा। स्लेवरी से क्या होता है, जब स्लेवरी करते हैं तो फिर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है तो आप दुनिया भर की मार्केट से compete कर पाते हैं। आप चाहे कपड़ा बना रहे हो, आप चाहे टोबैको बना रहे हो, सिगरेट बना रहे हो, आप लोहे की इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, हर में अगर आपने स्लेव रखे हुए हैं, चाइल्ड चाइल्ड लेबर चल रहा है, और ग्वाटेमाला से और मेक्सिको से लोग आ रहे हैं, अफ्रीका से लोग आ रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्शन तो कम हो जाएगी ना। तभी जो अमेरिकन सिविल वॉर थी, उसमें फड्डा यही था, प्रॉब्लम ही यही थी कि वो चाहते थे कि हम स्लेवरी को कायम रखें, इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इजाफा होता है, हमारी जो प्राइस होती है वो कम होती है। तो ये जब भी आपकी किसी भी बात हो किसी वेस्टर्नर से और वो तारीफ करे अपनी, तो उनको ये जरूर जरूर याद दिलाएं कि आपने 45 ट्रिलियन डॉलर जो है ना, वो कॉलोनियल इंडिया से उठाए और आपने इन्वेस्ट किया अपने मुल्क में। ये उसी बात का एक, मैंने जब लिख रहा था तो मैंने कहा कि इसको, unlike most tax which are invested back to society, money made from East India Company taxes flowed back to Britain। यानी ठीक है, ये भी कहते हैं कि अंग्रेजों ने बहुत इन्वेस्टमेंट भी की इंडिया में, लेकिन वो बिल्कुल मार्जिनल है, वो बिल्कुल बिल्कुल यानी माइन्यूट है, जिस हिसाब से वो पैसे वापस लेके गए। और जिस शख्स ने मेरे ख्याल में सिराजुद्दौला को हराया था जंग प्लासी में, वो वन ऑफ द मोस्ट वेल्थिएस्ट मैन था इंग्लैंड का। तो आखिरी चंद चार्ट्स रह गए, बेयर विद मी प्लीज। और वो ये है कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ बताना आप लोगों को कि जो जीडीपी है, वर्ल्ड का जीडीपी है, पहले मैं चले एक काम करता हूँ, एक आपको ये स्लाइड दिखाता हूँ पहले। जो ओईसीडी मेंबर्स हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनकी जो जीडीपी है 2-3 साल पहले की शायद स्टैटिस्टिक्स हैं कि 57 ट्रिलियन डॉलर, 57 ट्रिलियन डॉलर जो थी इनकी जीडीपी है। और आबादी कितनी होगी इनकी? आबादी, क्योंकि देखिए मेजर आबादी जो है वो तो एशिया में है और अफ्रीका में है। और अभी हम चाइना और चाइना के राइस की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि अभी चाइना 1990s के चाइना ले लेते हैं, ये 1990s का इंडिया ले लेते हैं। इंडिया में तो पॉवर्टी आज भी है, चाइना ने अपनी पॉवर्टी बहुत कम कर ली है, लेकिन हम उस प्री प्री जो प्रोग्रेस है चाइना की उससे बात करें पहले, तो दुनिया की इकोनॉमी का एक मेजर पोर्शन जो था वो G7 के पास था, या ओईसीडी कंट्रीज के पास था। और अफ्रीका एंड एशिया मिलके बन रहे हैं कितने, अभी अभी काउंट कर लें आप, 80 60 हो गया, 60 87% 60 एंड 77, हाँ 77% तो लोग रहते हैं एशिया में और अफ्रीका में। और बाकी जो दौलत है, और अगर आप देखें कि नॉर्थ अमेरिका में 4% आबादी रहती है दुनिया की, और यूरोप में 9, तो 13% के लिए या 14% के लिए इनके पास दुनिया का 70% जीडीपी है। और एशिया के पास आया और अफ्रीका के पास जो है 30% है। इसका मतलब क्या हुआ? जो मैं पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ ना, हो सकता है आप लोग ये हो रहे होंगे क्या बताना चाह रहा है। बताना ही चाह रहा हूँ कि जब आपने एक्सप्लॉयटेशन की, कॉलोनिज्म के बाद आपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने लूट एंड प्लंडर करके या टैक्सेशन करके आप ले गए वापस इसको यूरोप में, तो आप इसलिए कहते हैं कि कैपिटलिज्म अच्छा है, मजे का है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत जबरदस्त हो रहा है, क्योंकि आपने एक्सप्लॉइट किया है ना। आप इसमें ये एक्सप्लॉइटेशन वाला पार्ट बिल्कुल मिस कर जाते हैं, कोई भी अगर एनालिस्ट हो मिस कर जाता है।
तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। एशिया एंड अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूट्स 80% ऑफ पॉपुलेशन। ईयू एंड नॉर्थ अमेरिका जो है वो 16% जो है पॉपुलेशन है। लेकिन ईयू का जो जीडीपी है वो 19 ट्रिलियन है, और ये 1/6 ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी है। G7 का जीडीपी जो है 50 ट्रिलियन है, क्योंकि इसमें अमेरिका भी आ गया, क्योंकि ईयू में अमेरिका नहीं है। आपको पता है अमेरिका का जो है 25 ट्रिलियन तो अमेरिका का खाली है, यानी G7 में 25 ट्रिलियन जो जीडीपी है वो अमेरिका की है, बाकी बाकी जो 6 ममालिक है उनकी है। और चाइना की जीडीपी 1990 में कितनी थी? सिर्फ 400 बिलियन थी। तो अगर सिर्फ यही रुक जाए, आप सिर्फ यही रुक जाए कि चाइना की जीडीपी 1990 में 400 बिलियन थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का मेजर मेजर जो आमदनी है, जीडीपी है, प्रॉफिट्स हैं, वेल्थ हैं, वो सिर्फ यूरोप में और अमेरिका में ही कंसंट्रेटेड था। और इसके अंदर आप जो है वो जो कैपिटलिज्म सिस्टम की जो वो सूदी निज़ाम है उसको भी शामिल कर लें, वो बैंकिंग सिस्टम को भी शामिल कर लें, कॉलोनिज्म को भी शामिल कर लें, सब मिला के वो जो कहते हैं ना कि ट्रे ट्रे जो वो टिल्ट थी टुवर्ड्स यूरोप और अमेरिका। तो आप इसको इसकी इसकी तारीफ कर रहे हैं, क्या आप इसको कह रहे हैं कि वाह क्या सिस्टम था कैपिटलिज्म, या इसकी हम प्रेस करें कि कैपिटलिज्म जो है वो जबरदस्त सिस्टम था कि इसने दुनिया में तरक्की कर ली? दुनिया में तरक्की नहीं की, ये तरक्की सिर्फ यूरोप अमेरिका में हुई है। और जब वो थक गए तरक्कियों से, उनको अपनी तरक्कियां भी बेचनी पड़ी, टीवी बेचना पड़ा, कंप्यूटर बेचना पड़ा, तो थोड़ा थोड़ा करके ये पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका और चाइना में आना शुरू हुआ। और पता है अभी आजकल ये परेशान क्यों है? आजकल क्यों ये परेशान है कि 2030 तक हमको एक नया सिस्टम ले आएंगे तो हम ये कर लेंगे, हमें ग्लोबल वार्मिंग का भी एक इसमें एक एरिया है कि हम इसमें कुछ अर्न करने की कोशिश करते हैं। वो वजह यह है कि चाइना जो है, अब आप देखिए आगे कि इन 2000 इट वाज 1.2 ट्रिलियन, एंड इन 2023 इट वाज अराउंड 17 ट्रिलियन। क्योंकि अब उसी गेम में, जिस गेम के ये एक्सपर्ट थे यूरोपियंस एंड अमेरिकन, जिस गेम के ये एक्सपर्ट थे, चाइना ने उस गेम में अब एज हासिल कर लिया है। चाइना चाइना उसका एक्सपर्ट बन गया है, और जब एक्सपर्ट बना तो जो प्रोडक्टिविटी है वो चाइना मूव हो गई। जब चाइना मूव हो गई तो आप ये आज आप सुनिए यूके में लोग क्या बात कर रहे होते हैं कि यूके माजल्ला, यूके इकोनॉमी इज डाइंग, या यूके जो है वो स्टैग्नेंट हो गया है। लोग जो हैं वो उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई है, बल्कि लो होती जा रही है। जो सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वो कम से कम होती जा रही हैं। अभी आप लोगों से मुराद जो यूके के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनका बजट आया है, वो हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कैसा उसमें मामला है। टैक्सेशन कैसी हाई हो गई है। एक बार्बर शॉप का एक बार्बर था, उसकी उसका इंटरव्यू आ रहा था कि अब मैं क्या कटिंग करूं, क्या करूं, आई एम प्लानिंग टू लीव यूके। तो क्योंकि इस गेम का चाइना भी एक्सपर्ट हो गया, चाइना ने अब उसी गेम को पलट दिया है, तो अब ये परेशान हो गए। तो अगेन द क्रैक्स इज के कैपिटलिज्म की सो कॉल्ड सक्सेसेस में मोनोपोली का, कॉलोनियलाइजेशन का, बैंकिंग सिस्टम का जो एक अजीबो गरीब सिस्टम है, जिसके अंदर आप जो है वो मनी क्रिएट करके जो है वो फेक इन्फ्लेशन कायम करते हैं, और बाद में जो है वो गरीबी पिसता है और अमीर निकल जाता है। क्यों? अमीर के पास, जो पावरफुल होता है उसके पास नॉलेज होती है, उसे पता होता है मार्केट कब क्रैश करने वाली है, उसे पता चल जाता है कि कब जो है वो बबल बर्स्ट होने वाला है, उससे पहले पहले तक वो अपना काम कर चुका होता है। जो लाइलिम लोग होते हैं, हम जैसे जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर लिए वहां पे, स्टॉक में कर ली, वहां कर ली, तो वो आखिर में वही फंसते हैं। तो ये था। और ये जो स्लाइड थी ये वाली, ये शो कर रही है, जो येलो लाइन है ना, इस पर गौर कीजिएगा, येलो वाले बार पे, ये चाइना है बेसिकली। और चाइना की जीडीपी जो थी वो 1990 में, 1985 में क्या थी, 90 में क्या हुई, होते होते अब कितने वो वाइड हो गई है। तो बेसिकली वो शेयर ले रहे हैं किसका? पतला पतला कौन हो रहा है? पतला हो रहा है, अब देखिए ईयू, ईयू कम होता जा रहा है, अदर डेवलप्ड नेशंस जो पर्पल है वो भी कम होता जा रहा है। तो बेसिकली ये चाइना जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, चाइना ने कोई कॉलोनाइजेशन नहीं की, चाइना ने किसी में जुल्म नहीं किया, लेकिन चाइना की अपनी तरीके हैं एक्सप्लॉइट करने के। वो कर्ज देता है, कमर्शियल कमर्शियल लोन्स देता है, उस मुल्क के अंदर कमर्शियल लोन्स दे दे के फिर उनकी मुल्क की पोर्ट्स पे कब्जा कर लेता है। कब्जा इस तरह नहीं करता, बड़ी मोहब्बत से करता है कब्जा, कहता है कि आपसे नहीं हो रहा तो हमें पोर्ट दे दीजिए। अभी सुनने में आ रहा है कराची की जो 5-6 बर्थे हैं वो चाइना के ही पास हैं। मुझे इसकी सही से डिटेल नहीं पता कि वो किस मोडालिटीज में है, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ से चाइनीज माल यहाँ आता है, चाइनीज ही कंट्रोल करते हैं इसको, वगैरह वगैरह। गवादर के बारे में भी कह रहे हैं, जो हमारा एक पोर्ट है इन बलूचिस्तान, उसके बारे में भी कह रहे हैं कि भाई कंट्रोल देना पड़ जाएगा। टर्मिनल्स है, कुछ टर्मिनल्स है हमारे कराची पर, कुछ कंटेनर कंटेनर टर्मिनल्स हैं, उसके बारे में कहते हैं कि ये कंट्रोल दे दिया गया है। तो इस तरह से बड़े ही साइलेंट वे में जो है काम होता रहता है। तो चाइना ने ये अचीव किया,
विदाउट colonializing कंट्रीज उसकी जीडीपी अब पहुंच गई है 17 ट्रिलियन पे, आपने भी देखा। लेकिन इस चार्ट से ये वाजे भी होता है, पहले तमाम दुनिया की तरक्कियां यूरोप और अमेरिका में हुई हैं और वो लोग उससे बड़े खुश हुए, यानी वो जो कहते हैं कि सुभान अल्लाह माशाल्लाह, तो वो बेसिकली ये पाकिस्तान के लिए नहीं कह रहे होते, वो कह रहे होते कि हम देखो कितने अच्छे हालत में आ गए, हम पहले 200 ईयर्स पहले हम फला किंग जॉर्ज के गुलाम थे या उसको हम टैक्स देते थे, वो हमें एक्सप्लॉइट करता था, हम बड़े परेशान थे। आज देखो हमने न्यू लिबरल इकोनॉमी, हमने एडम स्मिथ पर अमल किया, हमने रिवोल्ट किया, अपने वो जो क्या है मैग्ना कार्टा हुआ, हमने प्रेशराइज किया अपने बादशाहों को कि हमें आज़ाद करो, हम तुम्हें टैक्स देंगे, ये करेंगे, हमें लिबरलाइज। वो बेसिकली अपने लिए बड़े खुश हैं। वो जो कहते हैं कि व्हाट सिस्टम कैपिटलिज्म इज, वो बेसिकली दुनिया के लिए नहीं कह रहे होते, वो हमें चूरन भाई माजल्ला मैं अल्फाज यूज कर रहा हूँ, लॉलीपॉप दे रहे होते हैं बेसिकली वो दुनिया वालों को कि तुम लोग भी यूज करो, तुम लोग भी यूज करो। बेसिकली वो तमाम फ्रूट्स तमाम फल खा रहे हैं। अब चाइना ने खाना शुरू किया है। हाँ, मगर इन तमाम बातों में ये नहीं है कि हम ये कहें कि यार हम बड़े अच्छे थे, वो बड़े गंदे हैं। गंदे तो होंगे, लेकिन उन्होंने फिर अपने मुल्क के लिए अच्छे अच्छे काम भी तो किए, इन्वेस्टमेंट की, डेमोक्रेसीज को स्ट्रेंथन किया, प्रॉपरली इलेक्शन होते हैं 5 सालों में, और इसमें कोई झगड़ा नहीं होता, कोई फड्डा नहीं होता, कोई 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 फाइट नहीं होती। फिर उन्होंने जो है अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया। आज सब लोग हम चाहते हैं कि वहाँ पढ़ें, वहाँ जाएं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करें। तो फिर साइंटिफिक तरक्कियाँ भी वही हुई। तो हमें जो उनकी अच्छी बातें हैं वो उससे नजरें नहीं चुरानी चाहिए, और वो हमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में इस पर अमल करना चाहिए। लेकिन बाकी जो उन्होंने गलत चीज़ें की वो आपके सामने है। ये भी एक जीडीपी को ये बेसिकली पॉवर्टी है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से लोग किस तरह कम होना शुरू हुए। तो कैपिटलिज्म ये बोस्ट करता है बेसिकली। ये मैंने मार्टिन वुल्फ है हमारे फाइनेंशियल टाइम्स के, इनकी तस्वीर भी शायद मैंने कहीं रखी थी, लेकिन चले शायद स्लाइड में नहीं है। तो मार्टिन वुल्फ फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, चीफ इकोनॉमिक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं फाइनेंशियल टाइम्स के, वन ऑफ द बिगेस्ट, आई थिंक द बिगेस्ट पेपर ऑफ यूके इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस इकोनॉमिक्स। उसके चीफ रिपोर्टर हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह लें या एनालिस्ट हैं। उनकी एक प्रेजेंटेशन थी, उससे मैंने ये चीज़ निकाली। तो वो बार बार ना कैपिटलिज्म की तारीफ कर रहे थे कि हमने इतने लोगों को पॉवर्टी से निकाला, हमने इतने लोगों को ये जो है जीडीपी में इजाफा हुआ, लोग पहले इतनी पॉवर्टी में थे, अब इतनी पॉवर्टी में। लेकिन जब उसमें मैंने फर्दर एनालिसिस किया, पर्सनली मैंने एनालिसिस किया, तज्जिया किया, तो आपको ये बात खुल के सामने आएगी कि पहले पॉवर्टी में लोग निकलना शुरू हुए कहाँ से, यूके से, अमेरिका से, यूरोप से। तो वो वहां जो पॉवर्टी से लोग निकल रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म की सक्सेस है। सक्सेस तो तब होती कि उसी जमाने में 1990 तक आपका अफ्रीका भी अच्छा होता, आपका इंडिया भी अच्छा होता, आपका पाकिस्तान भी अच्छा होता। तो हम तारीफ करते हैं कि आप लोगों ने दुनिया में जो है एक अच्छी चीजों को प्रमोट किया है। आपने अपने मुल्कों में ही कैपिटलिज्म के जो भी फ्रूट्स थे वो खाए और दुनिया को अपने एक्सप्लॉइट किया। और मैं यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि याद आ गया मुझे कि कलोनियलिज्म के बाद फिर क्या शुरू हुआ, न्यू कलोनियलिज्म। न्यू कलोनियलिज्म में क्या हुआ कि आप जब मुल्कों को आज़ाद करने से पहले पहले उनसे वायदे करते रहे कि हमें मार्केट देना, हमें जो है वो मार्केट तक एक्सेस देना, हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करना। ठीक है, ये एविडेंस तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आपको बाद में आने वाले हुक्मरानों की जो पॉलिसीज थी उससे साफ आइडिया हो जाता है कि वो कितने मजबूर हैं। कि पहले पाकिस्तान यूके का मजबूर था, आज यूके ने वो तमाम जो वो कहते हैं ना कि तमाम फाइलें दे दी अमेरिका को, आज पाकिस्तान अमेरिका का मजबूर है। कितनी चीज़ों में वो अमेरिका से जो है वो जो है मजबूर है कि हम वही चीज़ लें, या कोई अगर हम यूएस एड लें तो हमें इन्हीं कंपनियों से बात करनी है, या हमें इन्हीं चीज़ों से कॉन्ट्रैक्ट लेना है, हमें यही खर्च करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी जो है वो IMF का लोन जो हम लेते हैं, पाकिस्तान जब लेता है तो उसके साथ पूरा वो आता है कि आपने ये करना है, वो नहीं करना, यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इस तरह नहीं करना, उस तरह नहीं करना, पूरे पूरे हम जो है वो डिक्टेशन लेते हैं। तो कलोनियलिज्म और न्यू कलोनियलिज्म के जरिए से प्लस कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म जो है वो ऑब्वियसली साइंटिफिक तरक्कियां जो माजी में हो चुकी हैं, पहले ही से उन्होंने जो एज ले लिया था, वो जो 100 मीटर वो हमसे पहले से आगे थे, उसको यूज करते हुए उन्होंने बड़ा ही इंजॉय किया इस सिस्टम को, कैपिटलिस्ट सिस्टम को। आज तनकीदें इसलिए बहुत ज्यादा हो रही हैं कि आज यही सिस्टम उन्हें काट रहा है, क्योंकि चाइना और इंडिया उनसे रेस में compete कर रहा है। तो जीडीपी मूव कर रही है कहां से, जीडीपी तो दुनिया की वही है ना बेसिकली, यानी जीडीपी का जो शेयर होता है वो एक पाई है ना। तो पाई में अगर पाई बड़ा हो गया चाइना का तो उनका पाई छोटा हो गया, इंडिया का पाई बड़ा हो गया तो जर्मनी का पाई कम हो गया। जर्मनी जो है वो प्रॉब्लम में है, जर्मनी की जो कह रहे हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा रही है, इंडिया की पॉजिटिव में जा रही है। तो ये चीज़ हमें देखनी है
इन तमाम बातों में हो सकता है कि आपको इस्लाम की बहुत सारी बातें जो आज हम नहीं कर सके, लेकिन क्रिटिक बहुत जरूरी है कैपिटलिज्म की, कि कैपिटलिज्म इसलिए बाद लोग कहते हैं कि ये अच्छा सिस्टम है, तो ये अच्छा सिस्टम होगा, उनके लिए होगा, लेकिन इन द एंड दुनिया के लिए निहायत ही डेट्रीमेंटल और डिजास्ट्रस है। और ये हम बात पिछले बार कर चुके हैं कि दुनिया के कितने लोग पॉवर्टी में हैं, दुनिया में कितने लोग जो हैं वो $1 पे हैं, $1.5 पे हैं, कितने लोग जो मैं सोच मुझे याद पड़ रहा है कि जिनकी माहाना आमदनी 50,000 रुपए है, जो कि ना होने के बराबर है। अगर आपकी फैमिली 2 बच्चों के साथ है तो ये समझें कि ये पॉवर्टी लाइन ही है एक तरह से, पॉवर्टी लाइन है एक तरह से। तो दुनिया की इतनी बड़ी आबादी जो है वो मोर देन हाफ आबादी जो है वो इस तनख्वाह पे गुजारा करती है। तो इस्लाम इज द जस्ट सिस्टम, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पे चलेंगे, रियल इन्वेस्टमेंट करेंगे, सूद से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, ये फिएट करेंसी या जो इन्फ्लेशन के लिए जो करेंसी पैदा की जाती है खाम खा, इनसे बचेंगे तो खुद ब खुद दुनिया के अंदर एक सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, और लोग पॉवर्टी से ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी बाहर आएंगे। तो ये कहकर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्लाइड का अख्ताम करता हूँ, अपनी अपनी जो गुफ्तगू का अख्ताम करता हूँ। कुछ सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। Jazakallah khairan, Brother Waqas. I think subhanallah. So, kind of understood how capitalism kaise shuru hua, and how it kind of, how colonial powers used it as well. And I mean, so ultimately, I think the takeaway point for me is, अपने फायदे के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया, और really not caring for others. So this is kind of the big fault of of capitalism. आप लोग प्लीज क्वेश्चंस पूछें, प्लीज चैट में आप यू कैन टाइप इन द क्वेश्चन इन द चैट, एंड और या आप हैंड रेज कर लें, we'll take your questions inshallah. Yeah. And subhanallah, I mean, the best part was आपका तकलीफ जब भी एहसास होती है जब कोई और आपको वही करके आपको you get beaten by the same thing. जैसे चाइना, Exactly. yeah, China is just learned all the tricks. सही कहा आपने, बिल्कुल. That was yeah, जब भी तकलीफ का एहसास होता है ना, you don't realize बिल्कुल, that. वो भी बैंक्स बना रहे हैं, चाइना भी ब्रिक्स भी बैंक बना रहा है अपना, द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो वही गेम बैंक्स का ही गेम है। अब हमारे बैंक तुमसे अच्छे हो गए तो तुम अब रो रहे हो, हमारे बैंक जो है वो आगे बढ़ गए, तो यही बात है। बट दोनों ही खतरनाक हैं इस दुनिया के लिए, इस वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए, एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। सब कुछ ही खतरनाक है। इस्लाम ही वो एक सिस्टम पेश करता है जो सस्टेनेबल ग्रोथ देता है, सस्टेनेबिलिटी देता है, और लोगों को पॉवर्टी से इन रियल टर्म्स बाहर निकालता है, रियल टर्म्स रियलिटी में बाहर निकालता है, ना कि कर्जा दे के आपने बाहर निकाल लिया, फिर चंद साल बाद दोबारा वो मकरूज हो गया। तो ये कौन सी डेवलपमेंट है, ये कौन सी जो है वो पॉवर्टी से बाहर निकलने वाला अमल है कि आप पॉवर्टी से बाहर निकले और फिर दोबारा पॉवर्टी में चले गए। तो सस्टेनेबिलिटी नहीं है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। या सिस्टर फरीदा ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई डू वी नॉट हैव दिस डेटा इन आवर हिस्ट्री बुक्स एंड स्कूल लर्निंग। तो ये स्कूल में हमें क्यों सिखाया नहीं जाता, शायद हाई स्कूल के 11 ग्रेड्स में ये बिल्कुल हमारे जी गो अहेड। मेरे हमारे उस्ताद हैं, मैं तो उनको उस्ताद ही कहता हूँ, जिनसे मैंने जो सीखा है पढ़ा है यूट्यूब वगैरह में। तो रिचर्ड वुल्फ जो हैं, ये अगेन मैं इनका नाम कोट कर रहा हूँ, डेमोक्रेसी एट वर्क में इनके जो है बहुत सारे प्रेजेंटेशंस हैं और ये टॉक्स करते हैं, और यूट्यूब चैनल भी इनका है। तो ये खुद हंसते हुए कहते हैं, ये सवाल उनसे भी जब हुआ कि हम पढ़ते क्यों नहीं है ये, तो उन्होंने जवाब दिया कि आई एम अ पोस्टर बॉय ऑफ लर्निंग इन एलीट इंस्टीट्यूशन ऑफ अमेरिका। मैंने वो हार्वर्ड में पढ़े हुए हैं, वो येल में पढ़े हुए हैं, अपनी प्रिंसटन में भी पढ़ा, मतलब हर किसी आई एम पोस्टर बॉय। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स में पीएचडी हूँ, मतलब डॉक्टर रिचर्ड वुल्फ में तो पीएचडी भी हैं वो। कह रहे मैंने शायद एक इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया, वो भी मुझे पढ़ाने से इनकार किया गया। तो मेरे एक उस्ताद थे, यानी मैं बात कर रहा हूँ कार्ल मार्क्स की, यानी मार्क्स की इकॉनमी पढ़ने के लिए अमेरिका में मार्क्स की इकॉनमी इतनी रिजेक्ट की जाती है, उसको इतना अपोज किया जाता है और उससे इतना छुपा जाता है कि कोई देख ना ले मैं पढ़ रहा हूँ, मैं डास कैपिटल पढ़ रहा हूँ। तो चले घर में तो पढ़ सकता है, अमेरिका में इतनी आज़ादी तो है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में और पब्लिक कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में वो बिल्कुल, यानी कि वो एक कोई उस्ताद नहीं मिल रहा, कोई टीचर नहीं मिल रहा। तो कह रहे हैं कि मेरे एक उस्ताद, वो अपने बता रहे हैं कि मेरे फलां उस्ताद थे, मैं उनका बहुत ही ममनून हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे कोई 3 महीने या 4 या 6 महीने मुझे कार्ल मार्क्स का एक इलेक्टिव एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो, सॉरी इलेक्टिव कह रहा हूँ, एक ऑब्जेक्टिव एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मुझे पढ़ाया,
तो मैं आई स्टिल थैंकफुल टू हिम कि मैं उसकी वजह से कार्ल मार्क्स का एक जो शदाई हुआ, इम्प्रेस हुआ उसकी थॉट से। हम यहाँ पर ऑब्वियसली कार्ल मार्क्स की थॉट से बात नहीं कर रहे, लेकिन वो जो बात सवाल किया गया कि अल्टरनेटिव स्टडीज क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अगेन कंट्रोल है एकेडमिया पे, कंट्रोल जो जो कैपिटलिस्ट है उनका एकेडमिया पे कंट्रोल है, चाहे वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो और चाहे वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल हो, सब जगह पे जो है वो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, और इन्वेस्टमेंट्स की वजह से ये हो रहा है कि वो सब्जेक्ट्स भी जो है वो कंट्रोल्ड है। तो बस वही ये शो करते हैं कि कैपिटलिज्म सिस्टम ही दुनिया का आखिरी सिस्टम है। बल्कि यहाँ मैं एक और फ्रांसिस फुकुयामा की बात करूंगा कि वो एंड ऑफ टाइम्स की किताब है ना, बहुत मशहूर एंड ऑफ टाइम्स, तो एंड ऑफ हिस्ट्री है, सॉरी एंड ऑफ हिस्ट्री तो फ्रांसिस फुकुयामा की। तो वो यही कहता है कि चूंकि उसकी नजर में इंसानी अकल जो है वो इससे अच्छा निजाम नहीं बना सकती, लिबरल कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम, इससे अच्छा सिस्टम चूंकि अब नहीं बना सकती, तो एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई। यानी अब मजीद हिस्ट्री में कोई नया नया इल्मी काम या कोई इंटेलेक्चुअल काम नहीं हो सकता, क्योंकि हम इंसान जो अपने पिनेकल पे पहुंच चुका है, पीक पे आ चुका है। कि तो ये उनकी खुशफहमियां हैं, वो समझते हैं कि हमने इतना जबरदस्त सिस्टम बना लिया कि यही बेस्ट सिस्टम है। तो जब कोई बंदा इतना इंप्रेस होगा अपने ही सिस्टम से, तो वो दूसरों को क्या पढ़ेगा, वो इस्लामिक सिस्टम क्यों पढ़ेगा, वो कार्ल मार्क्स को क्यों पढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आई मीन उनको पता भी नहीं कि इससे कोई सिस्टम बेहतर भी हो सकता है। सो एंड या बिल्कुल, एंड दे माइट बी बिलीविंग इन देयर ओन सिस्टम सो मच, तो दे थिंक दिस इज द बेस्ट वी हैव, तो बस वही स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो लोग। और एज यू सेड, यू नो द अदर यू नो सिस्टम्स, इस्लामिक का जो सिस्टम है और कार्ल मार्क्स का जो सिस्टम है, दे डू नॉट वांट टू प्रमोट दैट। शायद बिलीव भी नहीं करते कि बेहतर है, यू नो। आई डोंट बिल्कुल। थिंक इवन, हाँ, तो they probably don't even believe कि कोई solution होगा। And it's probably the job of you know Islamic economist and you know um, Islamic you know thinkers to इसकी you know road map बने, और इस you know इसके फायदे क्या है, और इसको हम you know दूर दूर तक फैलाएं। I think ये बड़ा एक प्रोजेक्ट और बड़ा टास्क होगा बिल्कुल। मुसलमानों के लिए। या ओके, सिस्टर सैयद निहाल ने पूछा है कि what should be our role being a common man? So हम you know as a common man हम क्या कर सकते हैं? You know, we understand these issues of capitalism, we understand the benefits of the Islamic system, but now we are all within it, हम इसके अंदर हैं, और हम क्या कर सकते हैं? पिछले प्रेजेंटेशन में हमने से बात की थी कि हम पहले तो खुद जो स्टडी करें। मुझे सही पॉइंट्स अभी याद नहीं आ रहे कि जो स्टडी की बात हुई थी, प्लस ये था कि हम खुद जो हैं वो बने, सोशल वर्कर बने। हम जो है अपने आप को वॉलंटियर करें कि हम ना सिर्फ पढ़ेंगे, बल्कि वो तहरीकें या वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि जस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, फेयर इकोनॉमिक सिस्टम या इस्लामिक सिस्टम पे बात कर रहे हैं, हम उनके दस्तों बाजू बने, उनके जो हैं वो सपोर्टर बने, नॉट ओनली विद मनी बट ऑल्सो फ्रॉम इंटेलेक्ट, फ्रॉम फ्रॉम माइंड, और जो दूसरे जो टाइम होता है, वक्त देना होता है, टाइम देना, तो वो चीज़ें हम ये कर सकते हैं। और अपने आप को जो है वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को बहुत ही अच्छे लेवल पे, हाई लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे पढ़ने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुरान हदीस नहीं पढ़ेंगे, माजल्ला, वो तो हमारी बेसिक फाउंडेशन है, और वहीं से जो तमाम जो है वो चश्मे और जो फाउंटेन्स फूटते हैं, फाउंटेन्स निकलते हैं इल्म के और उसके। लेकिन इसको फिर इसको कंटेम्प्रेरी साइंस में इसको आगे बढ़ाना, और आज के दौर में जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो डेटा आ रहा है, जो डेटा शीट्स आ रही हैं, उसको समझते हुए, पढ़ते हुए जो है फिर मवासना करना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 ईयर्स पहले क्या बात कही थी, कुरान ने ये बात क्यों कही है। तो ये मुसलमान बच्चों को और करना चाहिए, स्कॉलर्स बनना चाहिए, ताकि वो एक अच्छे लेवल पर बात कर सकें अपोनेंट्स के साथ। Yeah, बिल्कुल। You know, and I think as a common man, at least हमें इतनी तो realization हो जानी चाहिए कि ना इसके क्या flaws हैं, right? And then I think it's up to, you know, probably should encourage our kids, and you know, as a common man, we could probably encourage our kids to go into these areas, you know, Islamic, you know, economic systems and the current economic systems, and come up with, you know, the solutions and the roadmaps कि इसको, you know, how can we not only spread this information but also kind of real world made solutions, you know, how to implement those, inshallah. So बिल्कुल, that ये is तमाम जो yeah, पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं वो लाजमी कोशिश करें कि बैंक पैनिक्स जो हिस्ट्री है इसकी उसको पढ़ें, उसकी वजूहात देखें, और फिर देखें कि इनको रेस्क्यू करने के लिए किस तरह यही बैंकर्स जो हैं गवर्नमेंट के पास जाते हैं और उनसे टैक्स पेयर मनी मांगते हैं, और अपने आप को सेव करके गरीबों को ही नुकसान कर देते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल जो है इसका 2008 और 9 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है,
जिसके अंदर तमाम बेल आउट हो गए अमीर लोग, तमाम पावरफुल बेल आउट हो गए, लेकिन जिनके घर जाया हुए, फोरक्लोजर हुआ और घर जब्त हुए, जो है कॉन्फिस्केट हुए, वो एक गम की दास्तान है। कहीं कहते हैं कि कितने परसेंट अमेरिकन जो है वो अपने घरों से महरूम हो गए। नुकसान आखिर में गरीब का हुआ, जो जिसको पता नहीं था, जो जो पावरफुल नहीं था, जो फाइट नहीं कर सका गवर्नमेंट के सामने। लेकिन जो तमाम बड़े बैंकर्स थे उनको बोनस भी सुनते हैं, उनको बोनस, तनख्वाह भी मिली, बोनस भी मिला। तो ये स्टडी करना बहुत जरूरी है कि क्राइसिस क्या क्या आए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस मॉडर्न वर्ल्ड में भी, मॉडर्न एरा में भी, और कुछ 20th सेंचुरी में। इससे बहुत कुछ हमें आइडिया होगा। खासतौर पे जो द ग्रेट डिप्रेशन है जो 1929 में आया था, उसके अंदर भी आप जरूर उसकी हिस्ट्री पढ़ें। तो बच्चों से और जो भी लोग यहाँ यहाँ पार्टिसिपेंट्स, उनसे मैं यही कहूंगा कि वो उसको जरूर पढ़ें। इससे आइडिया होगा कि बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है और किस तरह से ये कहने को तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये अंदर से किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वी शुड रीड। ब्रदर अब्दुल वहाब का हैंड रेज है काफी टाइम से। आप हाँ, प्लीज क्वेश्चन कर लें ब्रदर। जी ब्रदर आपको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी ब्रदर, वो लास्ट वाली भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से मुझे बता दिया। द थिंग इज, जो बड़े ऐवानों में जो आवाज सुनी जाती है ना, ज्यादातर वो देखते हैं यूरोप और इस साइड से ही। हम जितने भी है ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आवाज उठा लें, वो उतनी सीरियसली ली नहीं जाती। तो वर्किंग तो मेनली यहाँ पे हो रही है, यहाँ की यूथ के ऊपर। बाय द वे, उनको बताने के लिए कि यह कितना भोंडा सिस्टम है और किस तरह से ड्राम करके गिरेगा। उनकी उनकी ग्रामर में उनको समझाने के लिए वुड इट बी पॉसिबल कि आप कोई प्रेजेंटेशन हमें बना दें कि जो इस वक्त का यूथ है जो इन्वेस्ट करने का सोच रहा है इस वक्त, क्योंकि जो हाई इंटरेस्ट रेट के बैंक अकाउंट्स हैं वहां से आपको घर बैठे एक अच्छी अमाउंट मिल जाती है। अगर आप उसको समझाने जाते हैं, वो कहता है कि यार अपनी बात अपने पास रखो, मुझे तो घर बैठे इतने मिल रहे हैं। इन सही बात। एडिशन मैं अपना ये वर्किंग जॉब कर रहा हूँ, और इन एडिशन मैं अपनी उस इन्वेस्टमेंट से मैं किसी और ऐसी फर्म में इन्वेस्ट कर लूंगा। लेट्स सी, उनको ये गर्ज नहीं होता है कि यार वो शराब का काम है या फूड का काम है या कुछ भी है। वो अपनी उस कमाई के अंदर एक लगे हुए हैं। उस जंगल में से उनको निकालने के लिए क्या हम एक ऐसी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं? क्योंकि मेरी जो वर्किंग है वो सिर्फ हो रही है इंटरेस्ट रेट के ऊपर इस वक्त। काफी अवेयरनेस मिल रही है, कुछ लोग कह लें कि जिसको कहते हैं आटे में नमक के बराबर, कुछ समझ रहे हैं, उनको समझ आ रही है। लेकिन एक बड़ी लीज को पकड़ने के लिए क्या हम उस चीज पे कोई प्रेजेंटेशन बना सकेंगे? अगर आप मुझे उसमें हेल्प कर दें, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह कोशिश की जा सकती है। लेकिन जैसे अभी सिस्टर फरहाना ने बताया भी कि मैं बेसिकली आईटी का एक्सपर्ट हूँ, और बहुत हो सकता है कि मैं यानी जो डिटेल अकाउंटिंग्स होती हैं और इकोनॉमिक्स के जो डीप डाउन टॉपिक्स हैं उनका उस तरह से एक्सपर्ट शायद ना हूँ मैं, और हूँ भी नहीं, इसमें एतराफ़ करने में वो नहीं है। ऑब्वियसली मैं स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। लेकिन जिस तरह लास्ट जो प्रेजेंटेशन थी उसमें बात हुई थी इस मौजू पे, तो उसमें मैंने कुछ मशवरे दिए थे कि देखें, पहली बात तो ये है कि वो जो एग्जॉर्बिटेंट सूद जो मिल रहा है, लोग घर में बैठे खा रहे हैं, और उसको तो इसको तो पहले तो ये तो यहाँ तो ईमान चाहिए ना, ईमान हकीकी चाहिए। पहले तो ईमान हकीकी अगर नहीं होगा और हम सिर्फ अकल की बुनियाद पे सोचते रहेंगे, तो हम फिर टिल्ट वहीं कर जाएंगे जहाँ पर जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हम दोबारा टिल्ट कर जाएंगे वहां पे जहाँ पे मेरा फायदा हो जाए। देखिए कैपिटलिज्म में अभी क्या हुआ, अभी मैंने बात की ना, कैपिटलिज्म की तमाम सूदी निजाम से तमाम फायदा उठाया किसने? यूरोपियन एलीट ने और अमेरिकन एलीट ने। राइट फ्रॉम 1840 या 18 सेंचुरी से लेकर पूरा 21st सेंचुरी तक आज तक कर रहे हैं। तो अब जो भी बात होती है कि इसके अल्टरनेटिव सिस्टम सोचा जाए, फौरन उसकी पंजे निकाल के वो आ जाते हैं, क्योंकि उनको मजा आ रहा है ना, उसमें वो बेनिफिशियरी हैं। तो वो क्यों छोड़ेंगे? इसी को ले जाए हम अपने आप पे ले आए, मैं अपने आप पे ले आऊं कि मैं जब तक तैयारी नहीं हूँ सूद छोड़ने पे, और मुझे तैयारी नहीं हो रहा कि मुझे प्रॉफिट्स चाहिए, तो पहले तो मुझे ईमान अपना मजबूत करना है। ईमान मजबूत इस तरह करना है कि हमें वहीं पर कुरान की आयत पे देखना है कि ये अल्लाह रसूल के खिलाफ जंग है। जो जो रसूलुल्लाह की हदीस है, हमें इस पर हमें यकीन होना चाहिए। हमें विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी रैशनैलिटी, हमें ये पता है कि अल्लाह के रसूल का कलाम है, बिल्कुल सच होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें एक तो ये ईमान चाहिए। अब ईमान चाहने के बाद ऑब्वियसली इंसान दुनिया में आया है तो खाने पीने के लिए आया है, आराम ठीक है, अच्छी आसाइश चाहता है, वो अपने बीवी बच्चों के लिए सुकून चाहता है, आराम चाहता है। फिर माशरे में इतने लोग आ रहे हैं, इनके लिए फैक्ट्रीज लगेंगी, प्रोडक्टिविटी होगी तो एम्प्लॉयमेंट लगेगी। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जायज़ हैं, सब चीज़ें इस्लाम का पार्ट ही हैं। अब यहाँ पर हमें क्या बहुत ज्यादा अमीर होने की तगदो करनी है, या मैं कम पे राजी हूं
यानी एक अमीर अपने लेवल के पे कम पे राजी हो, एक गरीब अपने लेवल पे कम पे राजी हो, हर बंदा अपने लेवल पे कम पे राजी हो। यानी लास्ट टाइम बात हो रही थी कि यॉच भी है और हेलीकॉप्टर्स भी हैं और प्राइवेट जेट्स भी हैं, कहाँ एंड हो रहा है, रुकना कहाँ पे? अच्छा, जिसने ये हासिल कर भी लिया है तो अब वो बंदे खरीद रहा है, पार्लियामेंट खरीद रहा है, लोगों को खरीद रहा है, एंकर्स खरीद रहा है, न्यूज़पेपर खरीद रहा है, तो फिर कंट्रोल में इजाफे पे इजाफे पे इजाफे पे इजाफा हो रहा है। तो इसको कहीं तो एंड हो, तो ईमान नहीं होगा, ईमान हकीकी नहीं होगा, तो हमारी गुफ्तगू हम किसी जगह नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, वंस ये आ जाए कि हाँ अब बताइए हमें कि ठीक है हम राजी हैं कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए हम रेडी हैं, हम चाहते हैं कि पॉवर्टी कम करना है, रिड्यूस करना है, तो फिर बहुत सारे ऑप्शन निकलते हैं। फिर लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दी थी कि आप जो हैं, ये जो अगर बैंक से अपना लोन ना दें, बैंक से अगर लोन ना दें इंटरेस्ट पे, तो फिर कैसे नए कारोबार चलेंगे? तो उसका मैंने एग्जांपल दी थी कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड होते हैं जो हर गवर्नमेंट रखती है कि हम इस साल जो है इतने ट्रिलियन रुपीज, या अमेरिकन टर्म्स में इतने बिलियन रुपीज, इतने बिलियन डॉलर जो है वो हम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में रखेंगे, उसका एक 1/3 या 1/5 अगर वो कहते हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट कहते हैं, यूके गवर्नमेंट कहते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहते हैं कि हम ये कर्ज हंसना देंगे, यानी कर्ज देंगे, यानी ये नहीं कि हम चैरिटी कर देंगे, कर्ज देंगे, और फिर हम उसमें इन्वॉल्व भी रहेंगे थोड़ा बहुत कि बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा, और जब बिजनेस चल जाए तो उससे कह दिया जाए कि आप हमें वापस कर दो पैसे, क्यों तुम तो माशाल्लाह प्रॉफिट कमा रहे हो। ये जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है करनी पड़ेगी हमें, इस्लाम ही इस पर हमें वो रोशनी देगा। हम इस्लाम को स्टडी करेंगे तो हमारा दिमाग थोड़ा खुलेगा कि अच्छा भाई, कर्ज हंसना का भी तो ऑप्शन है जो गवर्नमेंट दे सकती है। और फिर अगर बैंकों को बहुत शौक है लोन देने का तो लोन दें, लेकिन वो फिर इन्वेस्टमेंट हो, वो इन्वेस्टमेंट लोन हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो, और उसके अंदर पे ये हो कि वो जिन जिन कारोबारों में इन्वेस्टमेंट करें वहां अपना बंदा भेजें। आज वही एजेंट जो है वो सूद लेने के लिए घर पहुंच जाता है कि आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं आई, तो वही एजेंट जो है वो नहीं जा सकता फैक्ट्री में कि हमें आपके इस महीने की जो प्रॉफिट लॉस है वो दिखाइए। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी थी और इसके मुताबिक मुझे इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगले अगले महीने फिर जाए, बोले कितना प्रॉफिट हुआ, बोले इस साल प्रॉफिट जो है वो इस महीने प्रॉफिट कम हुआ, तो कम कम पे राजी हो जाए, कम पे राजी हो। एक बैंक जो है वो तकरीबन 10 फैक्ट्रियों में इन्वेस्टमेंट करे, 2 में प्रॉफिट हुआ, 2 में नुकसान हुआ, 4 में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, सब मिला के जो एग्रीगेट आया उसमें नेट प्रॉफिट हुआ। जब नेट प्रॉफिट हुआ तो खुद भी कमाया बैंकों ने, अपने डिपॉजिटर्स को भी दिया। इस लेवल पे काम क्यों नहीं कर रहे? हाँ, अब डिपॉजिटर्स जो है वो भी चाहता है कि मेरे पैसे भी ज़ाया ना हो, मुझे पैसे मिलते रहें, तो ये तो ईमान का मसला है। बैंकर चाह रहा है कि मेरे भी कोई कारोबार में नुकसान ना हो और मुझे मंथली जो है वो इतना पैसा मिलता रहे, तो ये भी ईमान का मसला है। तो ईमान का ही मसला है और आखिरत का मसला भी है, मरना सबने। तो अगर एक थिंकिंग प्रोसेस के साथ चलेंगे तो आइडियाज भी आएंगे, अल्लाह की बरकत भी आएगी, और हर कोई इक्वली ग्रो करेगा। ऐसा नहीं होगा कि पाई 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 में से जो है हर पिज्जा का जो है वो हर कोई जो है वो अ, बड़ा हिस्सा खा रहा है और बाकी कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ये नहीं होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड करना चाह रहा था कि ये तो एक डिबेट हम कर सकते हैं, ये काफी लंबी डिबेट हो जाएगी कि जी इस पे हम किस तरह से करेंगे ईमान की। अब आप सोच सकते हैं कि स्टोरमेंट से मैं गुजर रहा हूँ कि मैंने काफी सैंपल्स दिए हैं। शायद हमारी सोच से ज्यादा लोग मुसलमान जो हैं वो इस तरह की कमाई खा रहे हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ वो है नॉन मुस्लिम, जो कि जिनके अच्छा अच्छा। यहाँ मॉर्गेज मॉर्गेज और सूद के ऊपर लोन लेके घर और गाड़ियां रवाज है। उन मेन वर्किंग तो उनके ऊपर है, क्योंकि जब तक वहां से डिमॉन्स्ट्रेशन या एक उनका रिकॉर्ड ना हुआ ना, एक प्रोटेस्ट, तब तक बात नहीं चलेगी। हम मुसलमान तो कितना भी करते रहेंगे वो बात उतना नहीं चलेगी। मेरी जो मेन ऑडियंस है वो वही है कि उनके करें। अगर हम मिलके, क्योंकि मेरी कुछ वर्किंग है सिर्फ इंटरेस्ट रेट के ऊपर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली रिलेटेड टू द वॉर। जब भी फाइनेंस करनी हो ना वॉर, इन्होंने इंटरेस्ट रेट हमेशा बढ़ता है, आप पूरी उठा के देख लें पीछे से। तो उसके साथ हम रिलेटेड करके ना इनको काफी एक अवेयरनेस तो मिल रही है, इस वक्त दे रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा मेरे साथ वर्किंग कर लें इसके ऊपर, जो मुसलमानों के घराने हैं उनके ऊपर किस तरह से, क्योंकि ईमान तो ऑब्वियसली है, लेकिन उनको एक फिगर्स दे देना कि यार अगर आप ये ना करेंगे और अपना जमा करके हम किस तरह से उस चीज को प्रमोट कर सकते हैं, जिसको हलाल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें वहाब भाई, वहाब, आपका नाम वहाब है ना, अब्दुल वहाब साहब? जी। अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब भाई, इसमें पे यही है कि लोग असल में परेशान भी बहुत रहते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट बैंक्स में वो लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करें तो लोग भाग भी जाते हैं, बहुत टेंशन है इस मामले में। यही तो मसला है कि
मुसलमानों के जो अतवार हैं, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनकी ट्रेड्स हैं, वो भी इतने काबिल फ़ख्र नहीं है, प्राउड के काबिल नहीं है। दैट इज़ वाई लोग फिर कहते हैं कि यार जो खास तौर पर बेवाएँ हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास बहुत कम पैसा होता है, वो बैंक में डाल देते हैं। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट को आना चाहिए। प्राइवेट चीज़ों में प्रॉब्लम्स रहेंगी, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक लीगलाइज काम होता है, गवर्नमेंट चार्टर करती है, और इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो फिर एक प्रॉफिट लॉस की बुनियाद पे काम करते हैं, और गवर्नमेंट उनको रेगुलेट भी करती है। तो बिल्कुल, यानी आपकी बात मैं कर रहा हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स का ऑप्शन ऑलरेडी खुला हुआ है। पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, हर जगह इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होती है। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में शायद उनके जो आप साइन करते हैं चार्टर, जो भी उनका अकाउंट तरीकाकार होता है, मैंने कभी की नहीं वैसे, उसमें लिखा होता है कि प्रॉफिट लॉस की बुनियाद पे होगा। तो आपने रिस्क लेना तो पड़ता है, क्योंकि इस्लाम तो है ही रिस्क। इसका नाम ना कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का जो इखलाकी मेयार है, जो प्रॉफिट का जो इखलाक बनता है ना, वो बनता है रिस्क। वरना अगर रिस्क नहीं है तो वो प्रॉफिट नहीं है, वो सूद है। तो जो प्रॉफिट के आप जो अल्लाह ताला ने जायज करार दिया है ना आपको, कि बनी नौ इंसान पे मैंने प्रॉफिट को हलाल किया है, तो वो क्या है, उसके पीछे रिस्क है। तो रिस्क हटा देंगे तो प्रॉफिट भी नाजायज हो जाएगा, वो सूद बन जाएगा। और रिस्क लगाएंगे तो फिर आप जो भी कारोबार करें उसमें रिस्क हो। अब यहाँ पर जो बेवाएं हैं और जो पेंशनर्स हैं, उनके लिए फिर गवर्नमेंट को भी अलग से आना पड़ेगा, कुछ गारंटीज देनी पड़ेगी। उलमाए कराम जो मुफ्तियान कराम हैं, उनसे बैठकर कि अगर हम ये जो हमारी जो ये तबकात हैं हमारे, जो ओल्ड 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 लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, पेंशनर्स हैं, और साथ में जो मैं अगेन कहा, जो जो विडोज हैं, उनके लिए क्या किया जाए, तो सोल्यूशन बिल्कुल निकल आएगा। गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा होता है, वो फंड्स कायम कर सकते हैं, वो इसमें पूलिंग कर सकते हैं। अगेन, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मगर इसके लिए सॉल्यूशंस जो है ऑलरेडी डिवाइस्ड हैं, तो इस पे काम हो सकता है। Inshallah, I will, brother Wahab, I will connect you to brother Waqas, inshallah. So brother Waqas, I इंशाल्लाह। think देखा अगर if you can write down these points जो benefits के हैं ना, तो फिर brother Wahab can use that to spread this information, inshallah. इंशाल्लाह। brother Wahab, आप नॉर्वे में होते हो, right? नॉर्वे में जी आप बिल्कुल, मैं नॉर्वे में हूँ। नॉर्वे में और जी बिल्कुल, और यहाँ पे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो यूथ है ना, कॉकेशियंस, नॉन मुस्लिम जो नॉर्वेजियंस हैं, उनके अंदर अवेयरनेस यहाँ तक आ चुकी है कि इंटरेस्ट रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड, कि जब तक आपका इंटरेस्ट रेट कंट्रोल नहीं होगा, अब ये सिर्फ एक मैं उस मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ कि जो सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर कारोबार, घर, काम और अपनी गाड़ियां, एक छोटी सी एक कम्युनिटी है जिसको आप कह रहे हैं कि पूरी इकोनॉमिकल सिस्टम एक डॉट के बराबर है, लेकिन वहां से इनको सिर्फ अवेयरनेस ये मिल रही है कि यार आप सूद के कितने कितने नुकसान हैं, वो तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, शुरू हो रही है, अल्लाह पाक करवा रहे हैं, अल्लाह ने करवाना होता है। तो ये जो ब्रदर ने अभी बताई है ना, पूरे कैपिटलिज्म का एक जो स्ट्रक्चर बताया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वैसे अगर मैं इनसे मिलके, कुछ मेरे पास वर्किंग है, अगर मैं इनके साथ शेयर करूं और कुछ ये मेरे साथ कर लें, हम एक मीटिंग कर लें, तो हमें काफी फायदा हो जाएगा। ओके, इंशाल्लाह मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, जरूर इंशाल्लाह। Jazakallah khair. जाज़ाकल्लाह। And okay, brother Ayaz, I think brother Ayaz, आप sorry, आप हाथ रेज करे थे, प्लीज आप अनम्यूट जी अब जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 बस मैं चूँकि असल में जवाब भी आ गया ऑलमोस्ट, लेकिन वो जो चंद बातें ज़रूर मैं अर्ज़ करूँगा, छोटी छोटी सी हैं, कि जैसे वकास भाई ने, पहले तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपने एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, बहुत सारी चीज़ों पे इनको मतलब आपने इकट्ठा करके हमारे सामने रखा। अब जहाँ तक बात थी ना, अभी वहाब भाई की बात थी, मैं उसी वजह से मैं कुछ बात करना चाह रहा था कि बिल्कुल यहाँ पे ना कुछ जगहों पे आप, एक इंसान जो है ना वो बेहतर काम कर रहा होता है, लेकिन यकदम उसको ज़िंदगी के अंदर ना कुछ लोगों को कुछ जगहों पे पता चलता है कि वाक़ई वो उनकी नीश बन जाती है। लेट्स सपोज़ कि मैंने वज़ारत दिफ़ा के अंदर 9 साल काम किया, फिर अभी मतलब जो है ना इसके अंदर काम कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री जस्टिस के अंदर। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ, कोई एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा पैशन है, और उस पैशन की बिना पे मैंने ज़िंदगी में फ़ैसला कर लिया कि जी मैंने अब इसके अंदर कुछ ना कुछ करके जाना है। और कुछ ना कुछ करने के जाने से मुराद ये है कि मैं चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर चुका हूँ, मैं बच्चों के ऊपर मतलब उसको काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ जो मौजूद नहीं है मुआशरे के अंदर, और मेरा पैशन बन गया किसी न किसी वजह से। तो मैं असल में इसको लंबा-चौड़ा तो नहीं, इसको उधर तक लेके जाऊँगा। मैं असल में ब्रदर वक़ास के लिए कि जज़ाकल्लाह,
आपने बड़ी मोहब्बत से, बड़ी बड़ी चाहत के साथ और बड़ी मेहनत के साथ ये सारा किया है। शुक्रिया। और आपके बहुत जज्बात भी बकायदा बता रहे थे कि आप दिल से ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जहाँ तक बात होती है ना, देखें, एक 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 मतलब आप ये कह लें कि कम इल्म कम फ़हम इंसान का एक वो जो है ना मशवरा ही हो सकता है आपको। मैं यही दे सकता हूँ कि देखिए, किताब लिखने वालों ने बड़े-बड़े आइडियाज़ ऐसे लिखे होते हैं, जो कि बाद में वो खुद भी उससे रिफ्यूट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोग जो है ना आपकी बातों से राज़ी हों, पहली बात। मैं सही आपको ये अर्ज़ सही करना चाहूँ, एक छोटी-सी बात, कि आप ज़रूरी नहीं कि सारे बंदे आपकी बात से राज़ी हों, पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल सही। ये कोई किताब नहीं होगी, अगर आप कोई भी ऐसा कोई चीज़ प्रेज़ेंट करते हैं, ये कोई किताब तो नहीं होगी, लेकिन ये किसी न किसी के लिए एक सीढ़ी हो सकती है। और ये सीढ़ी जो है, ये आपके लिए सदका जारिया भी हो सकती है। और आप देखें, जिस तरह आपने खूबसूरती से बात बयान की है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिकॉर्ड किया है, इसको हम लोग ज़रूर सुनेंगे, दोबारा सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, अल्लाह मौका देगा इसको 4 बार सुनेंगे, इसमें से खैर निकालेंगे। लेकिन जो वर्बल लर्निंग है ना इंसान की, वो बहुत, उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। जबकि आप जब इसको किसी न किसी मतलब फॉर्म में ले आते हैं ना, जैसे कोई आपने नोट्स हो गया, अपनी कोई प्रेज़ेंटेशन हो गई, बेशक आप जस्ट हमारी तवज्जो ही मबज़ूल करवाते जाएँ उस तरफ, यानी कि जैसे वो कहते हैं ना कि लहज़ा ब-लहज़ा आप तवज्जो ही मबज़ूल करवाते जाएँ, तो उससे ही बड़ा काम होता है। मुझे याद है कि मैंने 8 साल पहले पेरेंटिंग का काम शुरू किया, तो आई वाज़ जस्ट स्टार्टिंग के माँ-बाप को सिर्फ़ इतना पता चल जाए कि पेरेंटिंग होती क्या है, ये करनी क्यों ज़रूरी है? ब इतना ही पता चल जाए ना, तो बाकी बातें होती रहेंगी। अब मैं तो कोई इतना समझदार नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने उससे सीखा, मैंने खुद भी उससे सीखा। मेरी अर्ज़ आपसे यही है कि ये जो भाई ने बात की है ना, इस पे ज़रूर गौ अभी अभी तो चलें ठीक है, जब भी आपके पास वक़्त हो, यकीनन आपकी स्पेशलिटी किसी और चीज़ के लिए होती है। आप ज़िंदगी में अपने मामलात को चलाने के लिए कहीं और जा रहे होते हैं, लेकिन आप देख लें, आपका इंटरेस्ट अगर रहे, सॉरी, आपका अगर इंटरेस्ट ना होता है इसके अंदर, तो आप इतनी मोहब्बत से इसको तैयार ना कर पाते। तो मेरा लगता है कि बाकी लोगों की बनिस्बत आप इस पे मतलब एक मशले राह हो सकते हैं, हमारे जैसे एक छोटे से ग्रुप के अंदर। तो अल्लाह तबारक तआला आपको तौफीक भी दे। बस एक हौसला भी है, इंशाल्लाह। और आपको एप्रिशिएट भी शुक्रिया। करूँगा कि जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छी पिछली बार भी आपने बड़ी अच्छी गहरी बातें बताई थी। बिलाशुबा हम में से बहुत सारे लोगों को कुछ बातें पता होती हैं। अब क्या होता है कि आपके साथ अटैच होके या किसी एक मौज़ू, हर बंदे का काम नहीं है कि वो तमाम मौज़ूआत पे काम करेगा। अगर सही बात, हम सही लोग बात। एक-एक नीश को पकड़ लेंगे ना, तो कहीं न कहीं पे हम बाकी लोगों से बेहतर अवेयर हो जाएँगे। देखिए, अभी आपसे एक सवाल हुआ था ना, कॉमन मैन क्या करेगा? अब आपने बड़ी खूबसूरत जवाब दिया कि जी एजुकेट करना उसको, रिसर्च वर्क करें, फिर आप अगला इसका हिस्सा होता है स्प्रेड करें। अच्छा, ये तो हो गया पहला लेवल। अब लेवल 2 पे क्या होता है कि जब आपकी इस पे अवेयरनेस स्प्रेड हो गई है ना, अब जो एजुकेशन आपने ली है ना, जो पहले बंदे ने ली है, अब जो दूसरा बंदा लेगा वो एजुकेशन उसके ऊपर वाली लेगा, यानी स्टेप 2 की एजुकेशन लेगा, और फिर उसकी रिसर्च भी उससे बेटर होगी, स्टेप 2 की रिसर्च हो जाएगी, एंड देन द स्प्रेडिंग द अवेयरनेस विल बी मोर बेटर। सो आई जस्ट सिंपली एप्रिशिएट यू, एंड आई वुड से कि अगर हो सके तो ज़रूर कीजिएगा इसके ऊपर काम। जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह, खैर। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई विल ट्राई जज़ाकल्लाह माय खैर। बेस्ट, Yeah. इंशाल्लाह। So brother Waqas, I mean, exactly, I want to, say exactly what brother Ayaz ने कहा कि, so आपकी contribution बड़ी valuable है. At least, for, I can say from the woman side, कि हमें, we don't know much of these, we don't know all these. तो inshallah, we are जज़ाकल्लाह। BOTP platform पे, we are doing this, and definitely, even a book form, or even, like a small, syllabus की what should be known to a high school kid, what should be known women के लिए इतनी knowledge, तो basic तो knowledges तो हो ना. So I think inshallah we can probably eventually be able to think of a ट्राई project कर to do this with आपके साथ. इंशाल्लाह, Inshallah इंशाल्लाह। ठीक, project बन सही रहा है बात। मेरे mind में. So inshallah we will take this to another level for sure. So okay. इंशाल्लाह, ज़रूर, ज़रूर। जज़ाकल्लाह, Yeah. बहुत शुक्रिया। And okay, any other, I think, yeah, Sister Rizwan, I think she told very well कि capitalism की artificial scarcity की जो डर है, that is forcing us to work 2 or 3 jobs while still living in fear of homelessness, and just to further enrich our capitalist masters. Capitalism is but the gentleman's method of slavery. तो इसमें ये मैं एक फूड फॉर थॉट है, यानी बहुत सारी हम्म, बातें हो चुकी हैं, लेकिन इस सवाल को जब सुन रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो मुझे एक चीज याद आई कि जो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में जो एक फाइट है ना बहुत बड़ी, इस्लाम तो बड़ा मिडिल ग्राउंड पे रहता है, और जिससे आपने पहले भी कहा कि इस्लाम ने सोशलिज्म से जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, और एक स्टेट लेवल प्लानिंग का भी कॉन्सेप्ट है, यानी स्टेट लेवल प्लानिंग भी आपने कभी सुना होगा कि मिक्स्ड मॉडल, चाइना इज अ मिक्स्ड मॉडल इकोनॉमी। तो मिक्स्ड मॉडल का मतलब है क्या? मतलब ये है कि चाइना इज नाउ हैज बिकम अ कैपिटलिस्ट कंट्री,
इट्स नो मोर अ सोशलिस्ट कंट्री या कम्युनिस्ट कंट्री। मगर चूंकि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बाद सेक्टर्स में बड़ी डीप रहती है, और ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ दिफाई और डिफेंस इक्विपमेंट की, या अगर कोई खला में जाना है, स्पेस में जाना है, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बात में कर रहा हूँ एजुकेशन सेक्टर की, या बाज इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की, कि जिन सेक्टर्स के अंदर मोनोपलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं अमीरों की तरफ से। जो पावरफुल होते हैं वो मोनोपलाइज कर लेते हैं चीज़ों को, वो चीज़ ही बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन है, सेहत है, एजुकेशन जो है पूरी कंट्रोल कर लेती है बच्चों के माइंड्स को। तो उन एरियाज में चाइनीज गवर्नमेंट ने छोड़ा नहीं है, चाइनीज गवर्नमेंट पूरा इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, अमेरिका भी इन्वॉल्व रहता है, अमेरिका में भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज की और जो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की क्वालिटी में फर्क जानते हैं अमेरिका में भी। तो यानी तो ये मिक्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सवाल है ना वो यही है कि ये जो है ना कि 3-3 जॉबें करनी पड़ रही हैं और स्टिल जो है वो होमलेसनेस का खौफ है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने हर चीज आउटसोर्स कर दी है। ये जो आउटसोर्सिंग ऑफ एवरीथिंग है ना, ये इस्लाम को ना, ये सोशलिस्ट को पसंद है ना इस्लाम को पसंद है। अब मैं इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो इस्लाम और सोशलिज्म में जो कॉमनैलिटीज है उस पर बात कर लेंगे। अभी हमने लास्ट टाइम बात की थी कि इस्लाम और कैपिटलिज्म में जो कॉमनैलिटीज थी उनसे बात की हमने, और जो उसकी बुराइयां थी उसको हमने वाजे किया। लेकिन ये जो सेंट्रल प्लानिंग होती है, इसको हमेशा लिबरल इकोनॉमिक्स बुरा कहता है, कंडेम करता है, नहीं 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 गवर्नमेंट नहीं करे, गवर्नमेंट छोड़ दे, गवर्नमेंट में करप्शन है, गवर्नमेंट वाले बड़े गंदे घटिया लोग होते हैं। भाई क्यों गंदे लोग क्यों होते हैं? ठीक है, एक लम्हे के लिए हम तुमसे अपोज कर रहे हैं, अभी तो इलेक्शन जीते हैं, अवाम के वोट से जीत के आए। अगर किस भी मुल्क में ट्रू डेमोक्रेसी हो तो वो हुक्मरान जो है वो गंदे कैसे हो गए? अवाम ने पसंद किया उनको, तो लेट देम प्लान समथिंग। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी में, फ्री मार्केट इकोनॉमी में हर जगह वो ना घुसे, टेक्सटाइल में ना घुस जाए, वो उसमें ना घुस जाए, यानी सिंपल जो वॉशिंग पाउडर की इंडस्ट्री में भी इंटर हो गया तो वहां भी इंटर हो गया, उसमें भी करप्शन होती है। लेकिन जो बड़े बड़े प्लानिंग एरियाज हैं जिससे कौम मुल्क को कौम की तरक्की होती है, मुल्क को कौम का दिमाग बनता है, उन एरिया उन सेक्टर्स में गवर्नमेंट जो है वो लाजमी शामिल रहे। तो जब सेंट्रल प्लानिंग बात चीजों पे होगी तो कभी भी ये मसला नहीं होगा, और वेलफेयर स्टेट होगी तो कभी मसला ये नहीं होगा कि सुबह से लेकर शाम तक कोल्हू की बैल की तरह काम कर रहे हैं और स्टिल अगले वक्त की, अगले महीने की रोटी की फिक्र हो और घर की फिक्र हो। तो ये एक सेंट्रल प्लानिंग भी एक पार्ट है जो कि गवर्नमेंट्स को अडॉप्ट करना चाहिए, और इस्लाम इसको भूलता नहीं है। इस्लाम इस्लाम इसी की बात भी करता है, इसकी बात भी करता है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। Jazakallah khairan. Inshallah, I think it's almost been a 1.5 hour. But Jazakallah khairan, Brother Waqas, and Jazakallah khairan everyone for participating. Inshallah, I think we are looking at probably one more session on debt creation. Inshallah, we will plan that. इंशाल्लाह ये मौजूद है, बिल्कुल सही सही। Yeah, debt creation का, and I think वहाँ उसमें शायद ज़्यादा solutions की discussion होगी कि venture capitalist, investment banking, all that thing. Inshallah, we will touch on the solutions. Inshallah, in that. And so yeah, please be tuned, and we inshallah will let you know. So again, Jazakallah khair, yeah, for joining VOTP. Again, VOTP ka same, we all have to ultimately, I think at the ground level, hum sabko, we have to get aware of this, and we have to demand our governments and the more people get together, realize this, and demand from the governance and our leaders what we want. That's the only way. So please, aap log VOTP ka survey form fill kare. Please go ahead and write your feedbacks and what topics you would like to know. Spread this message, and inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala keep guiding us as well. Jazakallahu khairan. A'udhu billahi minash shaitani rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.